हिसाब के चैप्टर 6 में आपका स्वागत है, जिसका टाइटल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की गई एक लाइन में, अगर मैं आपको ये बताऊं। बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया गया है कि भाई दिवाली के मौके पर हरीश अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गया घूमने। वहाँ पे उसके पेरेंट्स ने उसको शूज़ दिलाए, क्लॉथ्स दिलाए, जो कि नॉर्मल कर केसेस में हर घर में बच्चों को दिवाली के या होली के या किसी और त्यौहार के समय पे दिलाए जाते हैं। तो हरीश की माता जी ने बर्तन खरीदे, चीनी, चाय, दिया, ये सब चीज़ें भी हर घरों में खरीदी जाती हैं। दियों को अर्दन लैम्प्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पे हरीश ने देखा कि भैया मार्केट खचाखच भरा हुआ है, सब चीज़ें बिक नहीं है। तो हरीश सोच रहा है कि भाई इतनी सारी चीज़ें इतनी बल्क क्वांटिटी में आई कहाँ से। और हरीश का दिमाग थोड़ा इंक्विजिटिव है, थोड़ा सवाल पूछने वाला है। तो उसने अपने फादर से पूछा। उसके फादर ने समझाया कि देखिए जो जूते हैं, जो क्लोथ हैं, ये शुगर है, ये बल्क में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनते हैं, मशीनों में। उसी तरीके से यूटेंसिल्स कभी कभी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनते हैं, कभी कभी छोटी इंडस्ट्रीज में बनते हैं। दिया जैसी चीज़ें अगर किसी इंडस्ट्री में बनी है तो हो सकता है कि किसी बड़ी मशीन में बनी हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों ने घर में अपने हाथों से दिए बनाए हो। तो डिपेंड करता है कि वो जो चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं वो आई कहाँ से है। हो सकता है कि पूरी तरीके से मशीनों से आई हो सकता है कि पूरी तरीके से हैंडमेड हो, हैंडीक्राफ्ट का आइटम हो, या फिर मशीन और हैंड दोनों के कंबाइंड मूवमेंट के थ्रू कुछ बना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो खास बात दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे समझना है आपको प्रोसेस को, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि भाई आपने रॉ मटेरियल का प्रयोग करके उसको प्रोसेस करके गुड्स को बल्क में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। तो अगर आप पेपर की बात करो तो लकड़ी से मैन्युफैक्चर होता है। शुगर की बात करो तो शुगर केन यानी गन्ने से मैन्युफैक्चर होता है। आयरन और स्टील की बात करिए तो आयरन ओर से मैन्युफैक्चर होता है। आयरन ओर एक मिनरल ओर है जिसको जला के आप कंसंट्रेटेड प्योर आयरन निकालते हो और उसको लाइमस्टोन के साथ ट्रीट करते हो और भी कुछ एलिमेंट्स के साथ ट्रीट करके आयरन और स्टील बनाते हो। उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर एल्यूमिनियम मिलता है बॉक्साइट ओर से। बॉक्साइट भी एक प्रकार का मिनरल ओर है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो क्लोथ्स हैं वो यान से बनते हैं। यान भी एक प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसको भी यहाँ पे बात की जाएगी। अब आप यहाँ देखिए दोस्तों, जब प्राइमरी मटेरियल्स को इनपुट की तरह इस्तेमाल करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाएं तो वहां पे जो लोग एम्प्लॉयड होंगे इन प्राइमरी गुड्स के मैन्युफैक्चर में, ठीक है, उसके लिए आप देखिए पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल दूध का प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी इंडस्ट्री है, आपको पता है। तो दूध का प्रोडक्ट है, किसी के घर में गाय है, उसने दूध पैदा किया, तो दूध धो के दूध पैदा करना क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। लेकिन ये दूध जाके मार्केट में बिकेगा। अभी मार्केट में कोई डेयरी की दुकान चलाने वाले ने ये दूध खरीदा और उस दूध की मदद से उसने केक बनाया। तो वो केक बनाने वाली एक्टिविटी क्या प्राइमरी एक्टिविटी में नहीं आएगी? नहीं, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगी। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या थी कि दूध का एक्सट्रैक्शन, वो एग्रीकल्चर का पार्ट था, वो प्राइमरी एक्टिविटी थी। बट उस दूध का इस्तेमाल करके आपने केक बना दिया या कोई दूसरा एंड प्रोडक्ट बना के बेचा, दैट इज बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो प्राइमरी मटेरियल्स का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स को बनाएंगे। क्योंकि कभी कभी प्राइमरी मटेरियल्स सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं हो सकते। भाई दूध पीने में सीधे सीधे इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर की जो व्हीट या राइस क्रॉप निकल के आ रही है वो सीधे सीधे खाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, नो डाउट। बट ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं, जैसे माइनिंग। माइनिंग एक प्राइमरी इंडस्ट्री है। तो खोद के आपने अंदर से कोयला निकाला तो वो एक प्राइमरी इंडस्ट्री होगी। बट कोयले को सीधे सीधे इस्तेमाल करने के लिए आपको जला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी पड़ेगी, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज खोद के निकाली जा रही हो या प्राइमरी इंडस्ट्री में पैदा हो रही हो वो सीधे यूज हो सके एंड प्रोडक्ट की तरह। हालांकि कोयले को कभी कभी एंड प्रोडक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर दिया जाता है खाना आना पकाने में, बट वो एक अलग चीज है। तो स्टील फैक्ट्री में, कार में, ब्रूअरीज में जहां पे दारू बनाई जाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, बेकरीज में, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। और जो लोग इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं उनको आप कह सकते हो कि सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट में है ये लोग। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना भूल गया, वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर अब तक आपने दबा दिया हो थैंक यू सो मच, नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। अपने और दोस्तों से रिकमेंड करिए कि वो भी इस चैनल को देखें। आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। मैं बहुत अलग अलग तरीके की वीडियोस डालता हूँ, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एडिटोरियल, सभी कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ।
तो अगर आप इस चैनल को शेयर कर देंगे तो काफ़ी मदद होगी दोस्तों। ज्वाइन बटन दबा के आप और मदद कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपके जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन, क्योंकि यूट्यूब सारे नोटिफिकेशन भेजता नहीं, और जो भी करंट अफेयर्स के एडिटोरियल या फिर पीपीटी बनाता हूँ उसके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। अब इस वीडियो में जो मेरा मेन कंसर्न है दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर में आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बताने का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनफैक्ट अगर आप सेकेंडरी सेक्टर की बात करो तो उसमें मेन सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाती है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप एक बहुत बड़े क्राउड को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो। तो जितनी ज्यादा एक देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप्ड होगी, उतना ही स्ट्रांग उस देश को इकोनॉमिकली माना जाएगा। अब बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर को, तो मैंने आपको बताया जितनी ये स्ट्रांग है उतना ही वो देश का इकोनॉमी स्ट्रांग है। तो उतना ही ज्यादा आप समझ सकते हो कि उस देश की बैकबोन स्ट्रांग होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्योंकि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अच्छी चीजें क्या क्या है, ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, और एग्रीकल्चर इंडिया की बैकबोन है। कुछ साल पहले तक के डाटा को उठा के देखें तो 50% देश की जो आबादी है उससे ज्यादा आबादी सीधे सीधे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और अगर एग्रीकल्चर पे इतनी ज्यादा आबादी हमारे देश की डिपेंडेंट है तो एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ाना जरूरी है। अभी एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ाना है तो आप एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किए बिना नहीं बढ़ा सकते, और मॉडर्नाइजेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जरूरत है ही है। कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है ना, वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के साथ भी जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर को केवल आप प्राइमरी सेक्टर का पार्ट मत देखें। एग्रीकल्चर जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से मिल जाता है, फूड रिटेल चेन से मिल जाता है, तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर तक भी पहुंच जाता है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इन्वॉल्व होना जरूरी है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मतलब क्या होगा कि देखिए, किसी ने पल्सेस प्रोड्यूस की, दालें प्रोड्यूस की, अभी दाल का बायो फोर्टिफिकेशन करना है, और बायो फोर्टिफिकेशन करने के बाद उसको बाजार में बेचना है, तो ये किस सेक्टर में आ जाएगा? ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात दोस्तों ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक तो बैक एंड से एग्रीकल्चर को सपोर्ट देती है। फिर बात ये है कि एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे एवेन्यूज भी देती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी सेक्टर में लोगों की नौकरियां लगेंगी, टर्शरी सेक्टर में लोगों की नौकरियां लगेंगी, ये सब मैन्युफैक्चरिंग के दम पे ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो प्रेशर है वो कम होगा। तो एम्प्लॉयमेंट को अगर इरेडिकेट करना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी से हमारे देश की पॉवर्टी जाएगी। तो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए जब देश आजाद हुआ तो बड़े मेजर स्केल पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स खोले गए इंडिया में। जो 5 ईयर प्लान थे, उस 5 ईयर प्लान में बोला गया कि भाई सेंटर ओन्ड, गवर्नमेंट ओन्ड बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस खोले जाएंगे, और जो की इंडस्ट्रीज है वहां पे केवल सरकार को घुसने की अनुमति होगी, प्राइवेट प्लेयर्स को घुसने की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद ये भी बोला गया कि ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में हम इंडस्ट्री लगाएंगे ताकि ट्राइबल्स को और बैकवर्ड लोगों को भी नौकरी मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जितनी इन बेचारे ट्राइबल्स और बैकवर्ड लोगों को नौकरियां मिली, उससे ज्यादा तो शोषण कर दिया इन प्राइवेट कंपनीज ने इनका। और सिर्फ प्राइवेट कंपनियों ने नहीं, सरकारी कंपनियों ने भी भर के शोषण किया है। फिर आगे बात की जाए, अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है गुड्स की तो फिर उसके बाद एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा तो इंडिया का ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। अब हमारा देश का सामान बाहर जाएगा तो देश में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और जो भी सरकार होती है वो देश में फॉरेन एक्सचेंज आने को प्रमोट करती है। जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं ना दोस्तों, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्ले किया जाता है पॉपुलर मीडिया में। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे क्यों होते हैं, इसको मैंने एक अलग वीडियो में समझा रखा। तो फॉरेन एक्सचेंज मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये है वो वीडियो दोस्तों, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप मारिए फॉरेन एक्सचेंज हर्षित द्विवेदी या फिर फॉरेक्स रिजर्व हर्षित द्विवेदी, और आपको ये वीडियो मिल जाएगी, व्हाई इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व्स आर राइजिंग। यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व्स, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, और फॉरेक्स रिजर्व्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ मैंने वहां पे बता रखा है। जितने ज्यादा इंडिया के पास फॉरेस्ट रिजर्व्स होंगे, उतना ही इंडिया अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकता है। देखिए, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है, वो फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई मेंटेन करता है। जब हम बाहर से सामान को अपने देश में मंगाते हैं तो हम उसकी पेमेंट करते हैं, और ज्यादातर केसेस में ये पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज वाले रिजर्व्स में ही करी जाती है। तो जितना ज्यादा हमारे देश के पास फॉरेक्स रिजर्व होंगे, उतना ही ज्यादा हम तेजी से इकोनॉमिकली ग्रो कर सकते हैं। आज की डेट में चाइना जो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करता घूम रहा है ना, वो अपने ताकतवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के दम पे ही कर रहा है, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। तो जिस इकोनॉमी में जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, उतना ही ज्यादा वहां के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं
वो बढ़ जाएंगे। चलिए वो दूसरा टॉपिक है, उस पर चलेंगे, आगे चलते हैं। देखिए वो कंट्रीज जिनके पास काबिलियत है कि वो अपने रॉ मटेरियल्स को वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स में बदल सकते हैं, तो वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स के जो दाम होंगे वो हायर वैल्यू होंगे, इससे जो प्रॉस्पेरिटी होगी वो बढ़ेगी। जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई होंगी उतना ही ज्यादा आप कह सकते हो कि प्रॉस्पेरिटी एक देश की बढ़ेगी। और अगर आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को एक दूसरे के साथ कंपेयर करिए तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दे आर नॉट एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर अलग काम करता है और इंडस्ट्री अलग काम करती है, दे हैंड इन हैंड मूव करते हैं, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। मैंने आपको बताया था ना कि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर में बदलने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, इंडस्ट्री की जरूरत है। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज तेजी से काम करेंगी तो भाई देखिए फर्टिलाइजर्स बनेंगे, इरिगेशन पंप बनेंगे, इंसेक्टिसाइड्स बनेंगे, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स, ये सब बनेंगे। और इन सबको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है एग्रो इंडस्ट्रीज में। देखिए पहली बात तो फर्टिलाइजर्स, जो इरिगेशन पंप्स हैं, इनके दम पे ही आप एग्रीकल्चर करोगे, बिना इनके आप एग्रीकल्चर कर नहीं सकते। फिर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करने के लिए भी आपको इक्विपमेंट चाहिए। तो भैया एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए, जो पर हेक्टेयर क्रॉप प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए भी भैया हमें इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स चाहिए जो उसकी यील्ड को बढ़ाएं। उसके बाद एक बार एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो गया तो उस प्रोडक्शन को सही जगह पे डिप्लॉय करने के लिए भी भाई हमें क्या चाहिए, हमको इंडस्ट्री के टूल्स चाहिए, ताकि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिनको एग्रो इंडस्ट्रीज कहा जाता है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। और इन सबसे अल्टीमेट फायदा किसको होगा, फार्मर्स को होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मॉडर्नाइज होगा एग्रीकल्चर उतना ही ज्यादा पैसा कमाने के एवेन्यूज मिल पाएंगे फार्मर को। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इस पूरे सेटअप में जो फायदा होता है वो एक प्राइवेट कैपिटलिस्ट को होता है, फार्मर हमारे देश का आज भी गरीब है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, द डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस of manufacturing industry has not only assisted agriculturalists in increasing their production but also made the production process very efficient। ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। आज के ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हमारी इंडस्ट्री को एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है। तो भैया सेल्फ सफिशिएंसी से काम नहीं चलेगा, इंटरनेशनल मार्केट में हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स और मैन्युफैक्चर गुड्स कंपीट कर सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो दालें हम पैदा कर रहे हैं वो दालें मार्केट में ईरान की दालों के साथ कंपटीशन कर सकें, ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने सामान को नहीं बेच पाएंगे, सामान नहीं बेच पाएंगे तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग हमने की है उसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, वो हमारे लिए नुकसानदेही है। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वहां पे हम अपने आप को जब किसी एक लिमिट से ज्यादा किसी चीज में काबिल बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है कि हम उसको एक्सपोर्ट करें। अब अगर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन देखा जाए नेशनल इकोनॉमी में तो आप ये पाओगे कि आखिरी 2 डिकेड्स में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने जीडीपी में 17% कंट्रीब्यूट किया है, और ओवरऑल जो इंडस्ट्री का परसेंटेज है जीडीपी में वो 27% है। अभी ओवरऑल इंडस्ट्री का परसेंटेज 27% है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% पे, और जो बचा हुआ 10% है वो माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस में। तो भैया जो माइनिंग होती है, हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि माइनिंग इज अ सॉर्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, लेकिन है तो वो इंडस्ट्री। माइनिंग के लिए आपको माइंस बिछानी पड़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगाने पड़ेंगे। तो 27% की इंडस्ट्री में 10% तो माइनिंग, क्वेयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस है, बचा वो 17% मैन्युफैक्चरिंग है जहां पे मेन एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो दोस्तों ईस्ट इंडियन की जो ईस्ट एशिया की जो इकोनॉमी है, जैसे इंडोनेशिया हो गई, म्यांमार हो गई, थाईलैंड हो गया, हम इसी से पीछे हैं, वियतनाम हो गई, डेवलप्ड कंट्री की तो बात ही छोड़ दो आप, हम ईस्ट एशियन इकोनॉमी से पीछे हैं। ईस्ट एशियन इकोनॉमी की जो टोटल जीडीपी है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का जो रेशियो है वो है, जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 से 35%। हमारे यहाँ कितना है, 17%, बहुत ज्यादा कम है। लेकिन देखिए कुछ प्रॉमिसिंग फैक्ट्स भी हैं कि भाई जो ट्रेंड रेट रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रो करने का, वो पिछले 10 सालों में रहा है ऑन एन एवरेज 7% प्रति एनम, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में ये 12% पर एनम रहेगा। लेकिन देखिए ये सारी की सारी कैलकुलेशन फेल हो चुकी है कोरोना के पैंडेमिक के बाद। कोरोना के पैंडेमिक के बाद तो हमारी एक साल की जो इकोनॉमी है वो 10% घट रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहां से ग्रो कर जाएगा 12%, पॉसिबल ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले तो माइग्रेंट लेबर रोते रोते बेचारे घर गए हैं वापस कोरोना में। तो कोरोना ने सारी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस जो कि इकोनॉमिस्ट बहुत सालों से कर रहे थे देश की डेवलपमेंट को लेकर, वो सब फेल हो चुकी हैं, कंप्लीट फेलियर हो चुका है।
फिर यहाँ पे कुछ और स्ट्रैटेजीज बताई जा रही हैं जो किसी काम की नहीं है। 2003 से मैन्युफैक्चरर्स वंस अगेंस्ट गोइंग ग्रोथ एट 9 to 10% पर एनम। ठीक है भाई, अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन हुए गवर्नमेंट के द्वारा तो भैया प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और अगले एक डिकेड में मैन्युफैक्चरिंग के टारगेट्स हम लोग एम्बिशियसली फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल ने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी सेट कर रखे हैं। सारे ऑब्जेक्टिव्स किसी काम के नहीं छोड़े कोरोना वायरस ने। अब हम बात करते हैं किसी एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए उसकी लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडस्ट्रियल लोकेशंस काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं। इंडस्ट्रियल लेवल्स लोकेशंस बहुत चीजों पे डिपेंड करती हैं। पहली चीज तो ये है कि उनको रॉ मटेरियल कितना मिल रहा है, कितनी दूर से मिल रहा है, कितने दाम पे मिल रहा है, लेबर कितने दाम पे मिल रहा है। तो जो उनके यहाँ पे आके लेबर क्लास काम करती है वो कितना पैसा लेगी, कितनी पगार लेगी, वो कितनी स्किल्ड है, उनका कैपिटल मतलब कि क्या उनको आराम से पैसा मार्केट से मिल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी क्या है, और मार्केट कितना पास है। कि जब हम चीज को बना लेंगे तो फाइनली हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम उसको जाके मार्केट में बेचेंगे। तो मार्केट पास होना चाहिए ना, मार्केट दूर हुआ तो कैसे काम चलेगा। अब ये सारे फैक्टर्स किसी एक जगह पे मिल जाए ऐसा मुश्किल है। इसलिए हमको कोई एक ऐसा जुडिशियस मिक्स बनाना पड़ता है जहां पे इन सारे फैक्टर्स को बैलेंस तरीके से अगर हम अवेलेबल करा सके तो चीजें मैन्युफैक्चर करी जा सकती। तो भैया ये सारे फैक्टर्स पूरे होने चाहिए अगर आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन को डिसाइड करना है। ठीक है, इसमें कुछ और फैक्टर्स निकल के आते हैं दोस्तों कि देखिए जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक इलाके में बढ़ेगी तो भाई अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। तो टिस्को का जब प्लांट लगा जमशेदपुर में, उससे पहले जमशेदपुर एक बीहड़ इलाका था। जैसे ही टिस्को का प्लान बना भाई जबरदस्त सिटी बन गया। तो खास बात दोस्तों ये है कि ये जो प्लांट्स लगाए जाते हैं इंडस्ट्रियल प्लांट्स, इनको इंटेंशनली एक ऐसी जगह पे भी लगाया जाता है, कोशिश एटलीस्ट की जाती है कि जो भी इनके फाइनल प्रोडक्ट हो वो तुरंत मार्केट में पहुंच सके। तो अगर मार्केट पास होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी एक जगह का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उस जगह का अर्बनाइजेशन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है रायपुर, रायपुर हमेशा से बीहड़ हुआ करता था, लेकिन वहां पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ऑटोमेटिकली रायपुर का अर्बनाइजेशन भी होने लगा। अब रायपुर एक फुल फ्लेश सिटी बन चुका है। ऐसे बहुत से बतेरी सिटीज के एग्जाम्पल है इंडिया में। सिटीज के और भी बहुत फायदे हैं। एक तो सिटी में मिलता है मार्केट, तो जो भी आपने इंडस्ट्री में पैदा किया वो सीधे सीधे जाके मार्केट में बेच दिया। उसके साथ साथ सिटी में हमको कुछ और फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे बैंकिंग की फैसिलिटी। तो बैंक आराम से पैसा दे देगी। इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल जाएगी कि भाई धंधा करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी है। कैसे चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ कंजम्पशन पे, या फिर रॉ मटेरियल पैदा होने के बाद उनको इंडस्ट्रियल इनपुट की तरह प्रयोग करने के लिए पावर प्लांट तक लेके गए या इंडस्ट्री तक लेके गए, तो इस ट्रांसपोर्ट को भी देखना है। लेबर कॉस्ट देखनी कि लोग काम करने कितना पैसा लेंगे। कंसल्टेंट्स और फाइनेंशियल एडवाइस, ये भी एक बहुत बड़ा तबका होता है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को सक्सेसफुल करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो भाई एक बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट हैं वो साथ में आते हैं, एक दूसरे को एडवांटेजेस ऑफर करते हैं, और इसके चलते बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स बनते हैं जिनको बुलाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस। मतलब कि पहले किसी एक जगह को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उस जगह पे सारे अच्छे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहां पे एक बड़ी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आएंगी। तो टिस्को का प्लांट लगा जब जमशेदपुर में, तो उसके बाद भैया वहाँ बैंकिंग फैसिलिटीज भी आई, इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी आई, लोगों को नौकरियां मिली। तो वहां पे आके लोगों ने रहना शुरू कर दिया, तो घर बनने लगे, उनको घर बेचने के लिए किराए पे मकान उठने लगे। वहाँ आसपास के जो बीहड़ गांव वाले जिनके पास कभी कुछ नहीं था, अब उनकी जमीनें करोड़ों में बिकने लगी। तो ये सब चीजें होने लगती हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी में, चूंकि एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एक जगह में आया है जिसने वहां की काया पलट करके रख दी जाए। यानी आजादी से पहले की बात की जाए तो ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो कहाँ पे लोकेटेड थी, तो मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। क्योंकि देखिए ये प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, यहाँ से जो इंग्लिश सेटलमेंट्स थे इंडिया में वो चलते थे। तो आप देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और चेन्नई मद्रास प्रेसिडेंसी, वो तीनों इन्हीं सेंटर से चलते थे। तो ये जगह ऑब्वियस सी बात है ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और यहाँ पे डेवलप होंगे इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स। अब ये जो इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स थे ये बिल्कुल बीच में एक ऐसा इलाका था जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत हो गया था और आसपास रूरल इलाके से घिरा हुआ था ये। जैसे जैसे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आबादी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा। और एक्चुअली में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया का नहीं बढ़ रहा था, इंडिया की आबादी बढ़ रही थी, ठीक है ना, बाहर से पैसा इंडिया के अंदर आ रहा था। इंडिया में जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बढ़ रही थी वो बढ़ रही थी नील की खेती, जिसमें जो इंडिगो प्लांटर्स थे इंग्लैंड वाले वो आके इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। अब समझते हैं इंडस्ट्री और मार्केट के लिंकेज को।
एक्चुअली में मार्केट और इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे हैं। पैसा आपको इधर दिख रहा है, इस पैसे से आप एक चीज खरीद सकते हो, वो है इनपुट। तो आपने रॉ मटेरियल्स खरीदे, कंपोनेंट्स खरीदे, और उसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाया। आपने अपनी जमीन लगाई, आपने लेबर लगाया, आपने पैसा लगाया, एंटरप्रेन्योरशिप करी, किसी ने सामने आया, उसने सोचा कि धंधा खोलूंगा, धंधा करने के बाद यहाँ पे ये चीज़ पैदा करूंगा, गारमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा। उसने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में मशीनें होंगी, बड़ी सी एक मतलब फैक्ट्री होगी। उसके बाद इस रॉ मटेरियल को वो ट्रांसपोर्ट करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में लेके गया। उस फैक्ट्री से उसने आउटपुट प्रोडक्ट्स बनाए, उन प्रोडक्ट्स को उसने फिर ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक पहुंचाया, मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को बेचा, और फिर उससे पैसा प्रोड्यूस हुआ। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है कि कैसा पैसा कनेक्टेड है आपका रॉ मटेरियल से, इनपुट से। उस इनपुट से हम आउटपुट बनाएंगे बीच में पूरे प्रोसीजर के थ्रू, और वो आउटपुट फिर से बिक के हमको पैसा देगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे काम में आ जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है कि फैक्ट्री किस जगह पे लगाई जाएगी, और किस हद तक किस चीज को बनाने में, किसी चीज को बनाने में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और स्पेशलाइज्ड लेबर किसी चीज के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। मैंने पहले की एनसीईआरटी की बुक्स में आपको समझाया था कि मान लीजिए शर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, तो अगर एक गारमेंट फैक्ट्री में शर्ट बनाई जाएगी तो वहां पे टेलर का काम तो होगा ही ना, अलग अलग स्पेशलाइजेशन होंगे, टेलर भी होगा। तो वो टेलर एक स्पेशलाइज्ड लेबर है, जिसको टेलरिंग का काम आता है वही वो काम कर सकता है। तो एक फैक्ट्री के लोकेशन में वो जगह कितनी महंगी है, उस जगह पे इनपुट्स कितनी आसानी से अवेलेबल है, उस जगह पे जो आउटपुट्स निकलेंगे उनको कितनी आसानी से मार्केट तक पहुंचा सकते हो, उस जगह की कीमत क्या है, वहां पे काम करने वाला आदमी मिल भी पाएगा कि नहीं, और क्या गवर्नमेंट उन जगहों पे कुछ आप कह सकते हो कंसेशन दे रही है क्या इन धंधे वालों को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो जब हमने बात की आइडियल लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री, तो डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा कि रॉ मटेरियल्स कैसे पहुंचेंगे उस साइट पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा उस साइट पे, और उन चीजों को प्रोड्यूस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करने में खर्चा कितना आएगा। ओके, अब हम लोग दिन में बहुत से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर, अब तो भाई ट्रांजिस्टर नहीं इस्तेमाल करते हैं, आज की डेट में तो स्मार्टफोन में सब कुछ अवेलेबल है। स्मार्टफोन के अलावा लोग आईपैड से इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर्स तो बहुत आउटडेटेड हो गए। बल्ब का इस्तेमाल होता है हमारे घरों में, वेजिटेबल ऑयल तो चलिए खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सीमेंट घर बनाने के लिए, ग्लासवेयर शीशे वगैरह लगाने के लिए, या फिर कांच की चीज़ों में, क्रॉकरी में ग्लासवेयर इस्तेमाल होता है, पेट्रोल आपकी कार या बाइक चलाने के लिए, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन, इन सब तरीके की चीज़ों को हम लोग डेली मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा दोस्तों, एक बार और ये बताना मैं भूल जाता हूँ, चलिए ठीक है बता देता हूँ। लाइक बटन आई होप अगर आप तक दबा दिया हो बढ़िया है, नहीं दबाया हो तो आप दबा दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया है। ज्वाइन बटन दबा के आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आपकी सारी जेन्युइन क्वेरीज के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, प्लस मेरी करंट की वीडियोस की पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इंडस्ट्रीज को बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज पे डिस्टिंग्विश किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रीज को आप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होंगी जहां पे कॉटन, वुलन प्रोडक्ट्स, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, रबड़, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, इन सब चीजों का प्रयोग जिस इंडस्ट्री में होगा, ऑब्वियस ही बात है वो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड हो जाएगी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होगी, जहां पे आयरन एंड स्टील का प्रयोग होगा, सीमेंट का प्रयोग होगा, एल्यूमिनियम का प्रयोग होगा, मशीन टूल्स का, पेट्रोकेमिकल्स का प्रयोग जहां पे होगा, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री। अब अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल कि भैया उस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, तो एक होती है बेसिक और की इंडस्ट्रीज। बेसिक और की इंडस्ट्रीज क्या होती हैं कि भाई इनसे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो रॉ मटेरियल की तरह किसी दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा। तो भैया आयरन, स्टील और कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में भाई बहुत सारी चीजें इनपुट्स की तरह इस्तेमाल होती हैं। तो कोकिंग कोल इनपुट की तरह इस्तेमाल होता है, आयरन और इनपुट की तरह इस्तेमाल होता है। तो समझिए, बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनसे पैदा हुआ सामान रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। तो भैया आयरन किसी दूसरी इंडस्ट्री की तरह रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो भैया मान लीजिए मारुति सुजुकी इंडिया में गाड़ियां बना रही है,
तो स्विफ्ट कार बना रही है, तो स्विफ्ट कार बनाने में आयरन चाहिए होगा, स्टील चाहिए होगा। अभी वो आयरन और स्टील सीधे सीधे तो मिलेगा नहीं, तो उस आयरन और जो हमको नेचुरल फॉर्म में आयरन और मिला था, उसमें लाइमस्टोन लगा के एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू आयरन और स्टील पैदा किया होगा। तो वो तो शुरुआती प्रोसेस होगा। फाइनली जो इस बेसिक और की इंडस्ट्री से हमको आयरन मिला है, उस आयरन और स्टील की मदद से कार बनाई जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री पे आ जाते हैं, इसको आप कभी कभी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बोलते हो। हालांकि कंज्यूमर इंडस्ट्री में सेकेंडरी टर्सरी सब आ जाती हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या है कि जो भाई गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर के लिए। तो भाई शुगर हो गया, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस। शुगर का क्या कंसेप्ट है दोस्तों, आपने गन्ना सुना है ना, शुगर केन सुना है ना, शुगर केन को उगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो गन्ने को उगाना पड़ता है, वो है प्राइमरी प्रोड्यूस। अब गन्ने को आप डायरेक्टली खा भी सकते हैं, भैया लोग गांव में खाते हैं, और उसी गन्ने को एक शुगर मिल में प्रयोग करके आप चीनी में भी बदल सकते हो। तो फिर वहां पे वो गन्ना क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। और गन्ने को सीधे सीधे खा गए तो आपने सीधे सीधे उसको कंज्यूम कर लिया। तो ये होती है बेसिक इंडस्ट्रीज या की इंडस्ट्रीज। बेसिक या की इंडस्ट्रीज जहां से एक ऐसी चीज प्रोड्यूस हुई जो किसी दूसरी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगी। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल की तरह सामान इस्तेमाल हुआ, उससे आपने कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हो दोस्तों, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ आप यूट्यूब में सर्च मारिए। ये जो दूसरे नंबर की वीडियो आपको नजर आ रही है ना, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, क्विनरी सेक्टर, इस वीडियो को देख लीजिए जाके। ऑलरेडी 47,000 लोग इसको देख चुके हैं। यहाँ पे आपको सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो दो तरीके से हमने क्लासिफिकेशन देखा, एक तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से देखा, एक उस इंडस्ट्री के मेन रोल के हिसाब से देता, एक होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जहां पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट डिनाइड, मतलब लिमिट डिफाइंड होगी। यानी सरकार ने अगर किसी को बोला है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो सरकार ने वहां पे एक पैरामीटर तय कर रखा होगा कि पैसों के मामले में, कि भाई एसेट्स के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने में अगर इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा। अब यहाँ पे 1 करोड़ लिखा है, लेकिन ये डाटा रेगुलरली चेंज होता रहता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए अभी के लिए बस इतना समझिए कि अगर अपर लिमिट तय कर रखी है सरकार ने कि भाई हाँ ये अपर लिमिट है 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, इससे कम की जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी जिसमें इससे कम का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर बात की जाए, और एक बार और बता दूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पैसों को क्यों नहीं डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन होता है ना वो सेक्टर्स के हिसाब से होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में अपर पैसे की लिमिट अलग हो सकती है और टर्शरी सेक्टर में अपर पैसे की लिमिट अलग हो सकती है। इसलिए किसी एक लिमिट को लेकर अभी मत चलें, वो करंट में अपडेट होता रहेगा। फिर इंडस्ट्रीज आपकी ओनरशिप के आधार पर बटी होती हैं। तो पूरी तरीके से अगर गवर्नमेंट ओन कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो जाएंगी, बीएचईएल, सेल। ज्वाइंट सेक्टर क्या हो जाएगा कि भैया स्टेट और इंडिविजुअल्स मिलकर चला रही, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। अभी आज की डेट में जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, बीएचईएल, एनटीपीसी, उसमें बहुत सारे स्टेक्स प्राइवेट सेक्टर को बेचे गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। एक चीज होती है स्टेक होल्डरशिप और एक चीज होती है उसके मैनेजमेंट को चलाना। अगर किसी इंडस्ट्री में किसी प्राइवेट प्लेयर का स्टेक होल्डरशिप एक लिमिट से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल फला फला इंडस्ट्री है ए, उस ए में सरकार की ओनरशिप है 55% और प्राइवेट किसी बड़े प्राइवेट प्लेयर की ओनरशिप है 45%। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, हर कंपनी को मार्केट में फ्लोट किया जाता है। तो मान लीजिए 100% टोटल ओनरशिप, 55% मान लीजिए सरकार के पास आ गई, 45% दूसरे प्लेयर्स के पास। अभी इस दूसरे 45% में से मान लीजिए किसी के पास एक मेजॉरिटी स्टेक है 20% या 25%, तो ऑटोमेटिकली 20-25% स्टेक वाला उस कंपनी को कैसे चला जाएगा, उसमें इंटरफेयर करेगा। लेकिन ये जो बाकी का 45% है वो बहुत सारे छोटे छोटे रिटेल परचेजर्स में बटा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है उस इंडस्ट्री को चलाने की मेजर ताकत किसके पास आ जाएगी, जिसके पास 55% स्टेक्स है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट निकल के आती है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि स्टेट और इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वहां पे क्या होगा कि भैया मैनेजमेंट में जो प्राइवेट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छा खासा अपना टाइम, पैसा और एफर्ट इन्वेस्ट करेंगे। तो सीधी सीधी बात दोस्तों ये है कि आज की डेट में पूरी तरीके से सरकार की ओनरशिप के अंदर बहुत ही कम इंडस्ट्रीज है।
ज्यादातर इंडस्ट्रीज के शेयर को सरकार ने मार्केट में फ्लोट किया है। डिसइन्वेस्टमेंट आज की डेट में बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल हो इंडस्ट्रीज में, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा उतना ही ज्यादा ये इंडस्ट्रीज एफिशिएंट तरीके से काम करेंगी। जब इंडस्ट्री पूरी सरकारी हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं सरकारी कल्चर आ जाता है और सरकारी कल्चर की बुराई की जाती है। हालांकि ऐसा है नहीं दोस्तों, सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत काम होता है। बाहर के लोगों को लगता है कि काम नहीं होता, बट होता बहुत है। ये अलग बात है कि सरकारी डिपार्टमेंट में जो टैलेंट का प्रयोग है वो गलत तरीके से होता है। तो किसी, आप कह सकते हो कि इंस्पेक्टर या फिर किसी ग्रेड 1 ऑफिसर को भी वो सैलरी बैठाने वाले बनाने वाले सेक्शन में भी बैठा सकते हैं। तो मतलब कि सरकारी डिपार्टमेंट में जो काम करने का तरीका है, जो काम के एलोकेशन का तरीका है, वो बड़ा गंदा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर आपको समझ में आ गया। पब्लिक सेक्टर जहां पे सरकार के पास मेजोरिटी स्टेक होल्डर है, वो ओन भी पूरी तरीके से कर रहे हैं और ऑपरेट भी कर रहे हैं, मतलब चला भी उस इंडस्ट्री को रहे हैं। जब स्टेक होल्डरशिप किसी दूसरे के पास आ गई मेजोरिटी में, और जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है वो डिसीजन मेकिंग में एक मेजर रोल प्ले कर रही है, तो उसको ज्वाइंट सेक्टर कहा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर यानी यहाँ पे एक प्राइवेट प्लेयर यानी एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री ओन कर रखी है और उसको अपने हिसाब से चला रहा है। तो टिस्को जो प्लांट है टाटा का, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज क्या होती है? कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में आए, उन्होंने अपने रॉ मटेरियल्स को, वर्कर्स को पूल किया, अपने रिसोर्सेज को पूल किया, जो भी प्रॉफिट आया उसको आपस में बांट लिया, या जो भी नुकसान हुआ उसको आपस में बांट लिया। तो कोऑपरेटिव्स पूरे देश भर में चल रहे हैं और सरकार कोऑपरेटिव्स को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है, जो कि कोऑपरेटिव्स सस्टेनेबल बेसिस पे काम करते हैं। कोऑपरेटिव्स का एक्सप्लॉयमेंट नहीं हो सकता। अगर एक जगह के फार्मर्स, फिशरमैन या कोई भी और ग्रुप मिलकर अपना कोऑपरेटिव बना लेता है, तो वहां पे वो काम को बांट सकते हैं अलग अलग लोगों के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो मीट किया जा सकता है और वो एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर सकता है, जिससे ठीक ठाक पैसा कमाया जा सकता है। फिर भाई फाइनल क्लासिफिकेशन देखा जाए तो वो है बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। तो जो रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री में बनाने के लिए इनपुट की तरह डाला जा रहा है उसके वेट के बेसिस पे, या जो आउटपुट निकल आ रहा है उसके वेट के बेसिस पे। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो इनपुट पड़ता है आयरन और वो भी भारी होता है, और जो आउटपुट निकलता है आयरन और स्टील वो भी भारी होता है। लाइट इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लाइट होते हैं और ये लाइट गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज में कॉपर इनपुट होगा, और कॉपर से आप क्या निकालोगे? तो भाई इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर्स निकालोगे। तो यहाँ पे लाइट इंडस्ट्रीज आ जाती है। हालांकि कॉपर के इनपुट को आप पूरी तरीके से लाइट इंडस्ट्री नहीं बोल सकते, बट फिर भी ठीक है, आयरन ओर की इंडस्ट्री के हिसाब से देखोगे तो काफी लाइट है। फिर अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। कॉटन की बात कर लीजिए, जूट की बात कर लीजिए, सिल्क की बात कर लीजिए, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, इन सब चीजों की बात कर लीजिए। ये सब एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स पे अवेलेबल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए दोस्तों, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोसेस को, कैसे एक शर्ट मैन्युफैक्चर होती है, फाइबर टू मार्केट, फाइबर टू फैब्रिक वाला मैंने एक चैप्टर समझाया था आपको, शायद ज्योग्राफी में था या साइंस में था, मुझे याद नहीं है, आप जाके बैक में देख लीजिए, मैंने एनसीईआरटी में रिकॉर्ड कर रखा है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोसेस होते हैं? पहले तो होता है फाइबर प्रोडक्शन, जिससे रॉ फाइबर बनाया जाता है। तो कॉटन का फाइबर बना लीजिए, चाहे सिल्क का फाइबर बना लीजिए। उस फाइबर की स्पिनिंग करके आप छोटे छोटे यान बनाते हो, रेशे बनाते हो। इन रेशों से, देखिए रॉ फाइबर है, रॉ फाइबर से आपने रेशे बनाए मोटे मोटे, उन रेशे से आपने फैब्रिक बनाया वीविंग या निटिंग करके। आप समझिए दोस्तों, पहले बना आपका रॉ फाइबर, तो कॉटन का पौधा हुआ, उससे जो कॉटन का पौधा निकला वो है रॉ फाइबर। रॉ फाइबर की स्पिनिंग करके आपने बनाया यान, यान जो छोटे छोटे रेशे हैं उनको जोड़ जोड़ के आपने बना दिया फैब्रिक, और फिर फैब्रिक से फाइनली बनाया आपने गारमेंट। तो सबसे पहले रॉ फाइबर, कभी कभी रॉ फाइबर को भी रेशा बोला जाता है, मोटे रेशे को रान कहा जाता है, यान बोला जाता है। तो रॉ फाइबर से स्पिनिंग की तो बन गया यान, यान में वीविंग निटिंग की तो बन गया फैब्रिक, फैब्रिक में डाइंग और फिनिशिंग की तो बन गए गारमेंट्स, और गारमेंट्स फिर आपने बेचे। इसके लिए मैंने 2 वीडियोस पहले बता रखी है, क्लास साइंस का है। तो देखिए क्लास 6th की जो साइंस की किताब है उसमें चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक, इस चैप्टर को जाके देख लीजिए। और क्लास 7th की जो साइंस की किताब है उसमें भी चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक, तो वो जाके देख लीजिए। तो फाइबर टू फैब्रिक आप मेरे नाम के साथ मार दीजिए यूट्यूब में सर्च, आपको क्लास 6th की साइंस की किताब का चैप्टर 3
और क्लास 7 की साइंस की किताब का चैप्टर थी, ये दोनों देखने हैं आपको। बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर कट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बताया ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे चल रहा है। जो रेफरेंसेस देता हूं मैं आपके वीडियोस के, अगर आपने उन वीडियोस को पहले देख रखा है वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, आपको मदद करेगी। फिर बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत मदद करती है और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है लोगों को। हालांकि उस एम्प्लॉयमेंट में शोषण बहुत होता है, वो मैंने आपको बताया था कि शर्ट इन द मार्केट करके एक चैप्टर था, वहां पे कैसे एक शर्ट को बनाने में ज्यादातर जो प्रॉफिट है वो जो फॉरेन इंपोर्टर्स हमारी शर्ट मंगा रहे हैं उनको हो रहा है, इंडिया में जो एक्सपोर्टर है थोड़ा बहुत उसको हो रहा है, और जो लोग भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनको ना के बराबर कुछ भी नहीं मिल रहा है, चिल्लर मिल रहा है उनको। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो ही रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज तो आ ही रहा है ना हमारे पास। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया में जो पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है। यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू चेन पे इंडिया डोमिनेट करता है, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन भी इंडिया में होता है और हाईएस्ट वैल्यू के जो एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इंडिया में बनते हैं। एंशियंट इंडिया की बात की जाए दोस्तों तो कॉटन टेक्सटाइल कैसे प्रोड्यूस की जाती थी, देखिए उस समय पे भी कॉटन उगा, कॉटन का जो यान था वो उस समय के लोगों के पास भी था, उन्होंने उसको फाइबर में बदला। कैसे बदला? हैंड स्पिनिंग करके, हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स को धीरे धीरे एड्रेस किया। तो शुरुआती टाइम में मतलब 18 सेंचुरी से पहले चले जाइए तो मेजरली हैंड स्पिनिंग या फिर जो भी प्रिमिटिव हैंड वीविंग टेक्निक्स थी उनका इस्तेमाल करके कॉटन के यान को फाइबर में बदला जाता था और उससे कपड़े सी जाते थे। लेकिन आप देखोगे 18वीं शताब्दी के बाद दुनिया भर में पावर लूम्स की एंट्री होगी। ठीक है, पावर लूम्स मतलब कि वो वीविंग करने वाली मशीन्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। वीविंग या फिर स्पिनिंग, वीविंग स्पिनिंग दोनों ही समझ लीजिए। अभी पावर लूम्स का क्या कंसेप्ट है अगर उसको समझना है तो आप पहले की एनसीईआरटी देखिए जाके। ओके, बेसिकली वीविंग का जो काम हाथ से होता था उसको पावर लूम ने मशीन से कर दिया। अगर आप बात करो कि ये पावर लूम्स बनाए कब गए तो 1784 में एडवर्ड कार्टरिट ने बनाए थे इनको पहली बार, 1784-1785 के लगभग। ये मैकेनाइज्ड लूम होती है और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ना, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। तो जो वीविंग का काम है, वीविंग का काम अगर आप हाथ से करते हो तो उसमें बहुत समय लग जाता है, लेकिन पावर लूम से वीविंग बहुत तेजी से हो जाती है। तो दुनिया भर की जो वीविंग इंडस्ट्री थी ना वो उस पावर लूम के चलते तबाह हो गई थी। इंडिया की वीविंग इंडस्ट्री भी पावर लूम के चलते तबाह हुई थी। तो जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वीविंग वाली कि भैया कपड़ा, देखिए हमारे जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे वो दुनिया भर में फेमस थे, यूरोप भी जाते थे, अमेरिका भी जाते थे। अभी ये जो कॉटन टेक्सटाइल थे जो हमारे ट्रेडिशनल वीवर्स थे वो उनको बहुत हफ्तों तक बैठ के सीते थे, कलरफुल बनाते थे, और जब वो बाहर के मार्केट में बिकते जाके तो महंगे बिकते थे। जब पावर लूम्स आ गई तो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में वीविंग शुरू हो गई, तो उनको बस फाइबर की जरूरत है, वो वीव करके अपना फैब्रिक खुद ही बना लेंगे। तो जब इस तरीके की इंडस्ट्रीज आ गई तो इंडिया की जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। और आप देखोगे कि मिल मेड कपड़ा इंग्लैंड से इंडिया में आने लगा। इंडिया की ट्रेडिशनल कॉटन वीविंग इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो गई। मिल मेड कपड़ा जो मिल में बना हुआ था उसके साथ हमारे जो हाथ से बनाने वाले वीवर्स थे वो compete नहीं कर पाए। वो कपड़ा इतना सस्ते बिकने लगा इंडियन मार्केट में कि किसी ने भी हमारे ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल वाले जो एक्सपर्ट्स थे उनसे कपड़ा खरीदना जरूरी नहीं समझा, और कहीं ना कहीं उनको अंग्रेज भी दबा रहे थे और अपने मिल मेड क्लॉथ को वो सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया में अगर पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल को खोलने का एग्जाम्पल देखा जाए तो मुंबई में खोली 1854 में। लेकिन अगर आप देखोगे पुश ऑफ कॉटन वीविंग या पुश ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये कब निकल के आएगा? ये तब निकल के आएगा जब दो वर्ल्ड वॉर्स लड़े जाएंगे। पहला वर्ल्ड लड़ा गया था वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 के टाइम पीरियड में, दूसरा लड़ा गया 1939 से लेकर 45 के टाइम पीरियड में। दोनों यूरोप में लड़े गए थे। ओके, और इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो भाई चूंकि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और ब्रिटिश का जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ब्रिटेन में कुछ समय के लिए बंद हो गया था, चूंकि ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, उसके चलते जो कपड़ों की जरूरत थी, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरत थी, वो डिमांड कहां से पूरी हुई? इंडिया से पूरी हुई। क्योंकि ब्रिटेन में ऑब्वियसली कपड़े नहीं बन पा रहे थे, ये सालों साल चलते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल चला, तो अभी इतने सालों तक डिमांड कहां से पूरी होगी? तो इंडस्ट्रीज को बहुत प्रोएक्टिव लेवल पे इंडिया में खोला गया। हालांकि वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज या तो अंग्रेज ओन करते थे या अंग्रेजों के चमचे ओन करते थे इंडिया में। बाद में धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्रीज सामने आएंगे
और वो नेशनल मूवमेंट का साथ देंगे और वो सब चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व होंगी। फिर शुरुआती ईयर्स पे देखोगे तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये कहाँ कंसंट्रेटेड थी? इट वॉज कंसंट्रेटेड इन कॉटन गोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखिए गुजरात एक पोर्ट टाउन था दोस्तों, महाराष्ट्र भी पोर्ट टाउन है, और महाराष्ट्र में तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी आपकी अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो महाराष्ट्र और गुजरात ऑटोमेटिकली ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और यहाँ पे जो कॉटन को ग्रो करने के संसाधन थे वो भी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल थे, लेबर अवेलेबल था, लैंड अवेलेबल था, कॉटन उग गया तो रॉ कॉटन के लिए मार्केट अवेलेबल था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल थी, कॉटन को चढ़ा के पोर्ट फैसिलिटीज का इस्तेमाल करके लंदन भेजना है वो भी अवेलेबल था, लेबर सस्ते में काम करने के लिए अवेलेबल था, और सबसे ज्यादा मॉइस्ट क्लाइमेट। देखिए जो कॉटन का जो यान होता है उसको फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए अगर मॉइस्ट क्लाइमेट हो तो वो इंपॉर्टेंट होता है। अभी फाइबर प्रोसेसिंग में मॉइस्ट क्लाइमेट का क्या इस्तेमाल है ये आपको पता चलेगा क्लास 6 की और क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी में फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर देखिए जाके, वहां पे मैंने आपको बहुत चीजें डिटेल में समझा रखी। फिर भाई ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये एग्रीकल्चर के साथ भी जुड़ी हुई थी। तो भाई अगर आपको कॉटन टेक्सटाइल्स बनानी है, चलानी है, फैब्रिक बनाना है कॉटन का, तो कॉटन उगाना पड़ेगा। कॉटन उगाना पड़ेगा तो वो तो एग्रीकल्चर से उगेगा ना। तो भाई एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी फार्मर्स कॉटन उगाते थे उनको पैसा मिलने लगा। जो कॉटन बॉल प्लकर्स थे, यानी एक बार कॉटन ग्रो कर गया, आपको पता है जो पौधा होता है कॉटन का उसमें छोटे छोटे कॉटन के फूल से लगते हैं, उन वो फूल फट जाते हैं, उसके अंदर से कॉटन निकलता है। उन फूलों को कलेक्ट करने के लिए कॉटन बॉल प्लकर्स होते थे। भैया एकर्स में फैला होता है फार्म कॉटन वाला, तो भैया हर फूल से जाकर प्लग करना पड़ेगा ना। फिर भाई कॉटन की गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग नहीं पता है, पहले की साइंस की एनसीईआरटी देखी जाके आपको पता चल जाएगी। फिर डाइंग यानी कपड़ों को रंगना, फैब्रिक को रंगना, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, कपड़े बनाना, सुइंग, कपड़ों को स्टिच करना, ये सब चीजों को भी बूस्ट मिला। इन सब चीजों में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अगर पूरे प्रोसेस को आपको एक फिगर में देखना हो तो ये फिगर आपको बेस्ट तरीके से समझाएगा। सबसे पहला होता है फाइबर प्रोडक्शन, जिसको बुलाता है रॉ फाइबर। तो भाई अगर आप कॉटन उगाते हो तो कॉटन के जो बॉल प्लकर्स जो छोटे छोटे पौधों पे नहीं, वो बॉल वॉर्म से लगते हैं, ये बॉल वॉर्म तो खैर एक पेस्ट होता है, सॉरी। तो जो फूल आता है कॉटन का उसको उखाड़ते हैं तो उसके अंदर से जो कॉटन निकलता है वो होता है रॉ फाइबर। इस रॉ फाइबर की जब स्पिनिंग होती है तो बनता है यान। इस यान की जब वीविंग और निटिंग होती है तो बनता है फैब्रिक। अभी यान से फैब्रिक बनाने में आ गई हैं क्या, पावर लूम्स। और पावर लूम्स ने पूरे के पूरे प्रोसेस को मैनुअल से भैया मशीन में बदल दिया है। फिर डाइंग और फिनिशिंग होती है, यानी इस फैब्रिक को थोड़ा कलरफुल बनाया जाता है। इसी डाइंग एंड फिनिशिंग के लिए पहले इंडिगो नाम का एक पौधा उगाया जाता था जो कि एक डाई होती थी। बाद में उस पौधे ने भी काफी परेशान किया फार्मर्स को, बाद में वो खत्म हो गया जब जर्मनी में एक अलग ही तरीके की सिंथेटिक डाई बन गई। और फाइनली गारमेंट बनते हैं, जो कलरफुल जो कपड़े निकल के आते हैं उससे आप क्या बनाते हो, गारमेंट बनाते हो। ओके, तो ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये बहुत सारी और इंडस्ट्रीज के लिए डिमांड्स पैदा करती है, जैसे केमिकल्स के लिए, डाइस के लिए, पैकिंग मटेरियल्स के लिए, इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए। अभी के लिए अगर आप बात करो स्पिनिंग की जो इंडस्ट्री है वो कुछ जगहों पे सेंट्रलाइज्ड है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में बहुत हैवी अमाउंट में जो रॉ कॉटन है वो पैदा भी होता है। और भी जो तरीके की स्पिनिंग होती है जिसमें रॉ फाइबर को यार्न में बदला जाता है वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। अच्छा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु क्यों? दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु आर द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो स्टेट्स जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी आदत है, आगे हैं, जो अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफी डेवलप कर चुके हैं। यहाँ पे स्पिनिंग की बहुत सी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। अब अगर आप बात करो दोस्तों दो तीन चीजों की, अगर स्पिनिंग की बात करिए तो स्पिनिंग है सेंट्रलाइज्ड, वहीं पे अगर आप वीविंग की बात करिए तो वीविंग है डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है ना। स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड है क्यों? उसका रीजन ये है कि देखिए स्पिनिंग वाले प्रोसेस में आज की डेट में जो स्पिनिंग है वो हाथ से नहीं रह गई, वो प्रॉपर उसके लिए इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स आते हैं, तो उसके लिए पैसा खत्म करके पूरा का पूरा एक स्पिनिंग इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है, प्लांट सेटअप करना पड़ता है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा इन्वेस्टमेंट जो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के बिजनेसमैन है उनके पास खूब होता है। तो जो स्पिनिंग की इंडस्ट्री है वो काफी हद तक सेंट्रलाइज्ड है, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब आप बात करते हो वीविंग इंडस्ट्री की, वीविंग इंडस्ट्री सेंट्रलाइज नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज, क्योंकि वीविंग इंडस्ट्री में बहुत से वेरिएशंस आ जाते हैं। अलग अलग प्रकार के वीवर्स अलग अलग प्रकार से वीविंग करते हैं। अगर आप कभी लखनऊ गए हो दोस्तों तो वहां पे चिकन का कुर्ता मिलता है,
ठीक है ना, मतलब वहां पे एक बहुत ही अलग तरीके की स्टाइल है कि कपड़ों पे कढ़ाई करके देते हैं। तो बेसिकली वो है क्या, वीविंग है, कि हाथ का काम होता है। कपड़े पे इस तरीके से हाथ का काम किया कि लोग एक्चुअली वो चिकन के काम वाले कपड़ों को खरीदने आते हैं लखनऊ में। तो इस तरीके की अलग अलग जगहों पे, देश में अलग अलग जगहों पे लोगों की अपनी अलग अलग काबिलियत है। ठीक है, तो भाई वीविंग में जो लोग अपनी हजारों सालों से चली आ रही ट्रेडिशनल स्किल्स है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। कॉटन में, सिल्क में, जारी, एम्ब्रॉयडरी, हर तरीके का काम होता है वीविंग में। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ एनोमलीज है इंडिया में। क्या क्या एनोमलीज है? स्पिनिंग की बात की जाए तो स्पिनिंग के में हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है। होता ये है दोस्तों कि जो यान होता है, ये यान इंडिया से बाहर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं इंडिया के पास। कहाँ कहाँ से आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इस यान को बनाने में रॉ फाइबर से स्पिनिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। स्पिनिंग इंडस्ट्री प्रोएक्टिवली रॉ फाइबर को यान में कन्वर्ट करेगी। अभी यान इंडिया में बहुत हाई क्वालिटी का बनता है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि अगर यान हाई क्वालिटी का बन रहा है तो उसकी वीविंग, निटिंग भी हाई क्वालिटी करके हम फैब्रिक भी हाई क्वालिटी का बनवा सकते हैं। बट ऐसा है नहीं। इंडिया में हमको फैब्रिक को इंपोर्ट करना पड़ता है गारमेंट्स बनाने के लिए कभी कभी। ऐसा क्यों है दोस्तों? चूंकि हमारे यहाँ पे जो फैब्रिक बनता है ना, वो लो क्वालिटी ऑफ यान से बनता है। जो हाई क्वालिटी ऑफ यान है वो देश के बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। हाई क्वालिटी ऑफ यान में जो भी यान बन रहा है वो स्पिनिंग इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट के लिए बना रही है, उसको इंडिया में फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अभी के डेट में वीविंग में हैंडलूम, पावरलूम सब कुछ आ चुके हैं, मिल्स आ चुके हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारी वीविंग इंडस्ट्री है वो उस लेवल तक आगे नहीं बढ़ पाई है। इसीलिए हम लोग रॉ फाइबर से यान बना लेते हैं, बट जब यान से वीविंग करके फाइबर बनाने की बात आती है वहां पे हम पीछे हैं। अगर आप बात करो हैंडस्पन खादी की, जिसको बहुत हद तक गांधी जी प्रमोट किया करते थे, इस खादी ने बहुत हद तक वीवर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री में इस खादी वाले कंसेप्ट को डिप्लॉय किया जाता है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया, महात्मा गांधी जी ने क्यों एम्फेसिस दिया स्पिनिंग यार्न और वीविंग खादी? क्योंकि महात्मा गांधी जी पहली बात तो हमारे रूरल इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे। उनको ये लगता था कि अगर चरखे के थ्रू खादी वीव करके लोग मार्केट में बेच के पैसा कमा सकें तो उससे उनकी डेली मर्रा की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन अब बात दोस्तों यह है कि गांधी जी उस समय पे भले ही देश की आजादी में सबसे आगे थे, बट दुनिया भर में जो साइंटिफिक इनोवेशन थे वो बहुत तेजी से चल रहे थे, और कहीं ना कहीं जो गांधी जी के आइडियाज थे वो रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे। और देश की आजादी के बाद रूरल इकोनॉमी के साथ साथ देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी था। इसलिए गांधी जी वाले आइडियाज लॉन्ग टर्म में उतने इफेक्टिव नहीं हो पाए। अगर यान की बात की जाए तो इंडिया यान को एक्सपोर्ट करता है जापान को, यूएसए को, यूके को, रशिया को, फ्रांस को, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो दुनिया भर में जो कॉटन यान का एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया बहुत हद तक एक्सपोर्ट करता है। और जो हमारी स्पिनिंग मिल्स है, स्पिनिंग मिल्स मतलब कि जो रॉ फाइबर को यान में कन्वर्ट कर रही हैं, वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। जबरदस्त लेवल का हम लोग यान बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस लेवल का हम फाइबर बनाते हैं ना, वो गड़बड़ काम है। जो वीविंग इंडस्ट्री है, नेटिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो हमारे यहाँ पे उस लेवल पे डेवलप नहीं हुई है। क्योंकि ज्यादातर जो हाई क्वालिटी यान है जो हमारे देश में प्रोड्यूस हो जाता है वो एक्सपोर्ट होकर बाहर चला जाता है, वो इंडिया में वीविंग, नेटिंग और प्रोसेसिंग में इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप बात करो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, तो ये आपको मैप नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो ब्लैक डॉट्स है वो टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिखा रहे हैं। तो कोयम्बटूर हो गई, मदुरई हो गई, चेन्नई हो गई, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, जलगांव, सूरत, वर्धा, वडोदरा, बहुत सी हैं। वूलन टेक्सटाइल्स की बात की जाए तो यहाँ बेंगलोर नजर आ रही है, ऊपर मुंबई, इधर जामनगर, अहमदाबाद, ग्वालियर, बीकानेर, जयपुर, ये वूलन। और सिल्क टेक्सटाइल्स भी आपको दिख जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इधर बंकुरा, और भी बहुत सी हैं, मैसूर, कोलार, सब आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। वाराणसी नजर आ रही है आपको एक सिल्क टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल कहाँ कहाँ पे है इंडिया में, किस किस चीज की, ये भी हमने देखा। अभी यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताया गया था कि अगर आप बात करो वीविंग, नेटिंग और प्रोसेसिंग की, मतलब कि यान से फाइबर बनाने की अगर बात करो, तो क्या यान से फाइबर बनाने की इंडस्ट्री इंडिया में बिल्कुल डेवलप नहीं है? ऐसा नहीं है। कुछ हद तक यान से फाइबर बनाने की इंडस्ट्री भी इंडिया में डेवलप्ड है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत लार्ज नहीं है, बहुत मॉडर्न नहीं है। ये हैं, ठीक ठाक बड़ी हैं, ठीक ठाक मॉडर्न है, बट ये लोकल रिक्वायरमेंट्स को कैटर करती हैं। तो तमिलनाडु में
अगर फाइबर की डिमांड है तो तमिलनाडु की स्पेसिफिक मार्केट के लिए इंडस्ट्रीज डेवलप की गई हैं। फिर ये इंडस्ट्रीज देश के बाकी भागों में एक्सपोर्ट नहीं करेंगी। कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने जो भी हमारा यान है उसको स्पिन करके फैब्रिक, उसको वीव करके फैब्रिक में बदलने वाला जो प्रोसेस है उसको प्रमोट नहीं किया है, जिसके चलते जो हमारी वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाई, वो छोटी रह गई, फ्रेगमेंटेड रह गई, जिसके चलते हम इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाते। और ज्यादातर जो हमारा कॉटन यान है वो बाहर चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है, और उसी कॉटन यान से बनते हैं फैब्रिक, और फिर हमको अपने अपैरल और गारमेंट बनाने के लिए फैब्रिक को इंपोर्ट करना पड़ता है। जब आप में से कुछ लोग पूछोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप यान को बेचते हो तो बिकता है 85 रुपीज पर केजी में, लेकिन अगर आप ट्राउजर, एक बनी बनाई पैंट बेचोगे तो वो 800 रुपए प्रति केजी में बनेगी। तो जैसे जैसे दोस्तों ऊपर का ये जो पूरा का पूरा आपको स्टेप नजर आ रहा है, जैसे जैसे हम स्टेप में आगे बढ़ते जाएंगे, रॉ फाइबर अगर 10 रुपए का बिक रहा है तो यान 20 रुपए का बिकेगा, फैब्रिक 40 रुपए का बिकेगा, गारमेंट 80 रुपए का बिकेगा। तो हर लेवल पे जो चीजों के दाम है वो बढ़ते चले जाते हैं, और जब हर लेवल पे चीजों के दाम बढ़ते चले जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा दिमाग क्या होगा कि भाई अगले लेवल की प्रोसेसिंग में इंडिया में हो, बट वो हो नहीं रही। यान को फैब्रिक में नहीं बदल पा रहे हम लोग, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो भैया हम लोगों ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी स्टेपल कॉटन को बनाया है, लेकिन फिर भी इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और भी इसकी वजह है दोस्तों, ठीक है ना। केवल इंडस्ट्रीज की कमी ही नहीं, हमारे यहाँ पे पावर सप्लाई एरेटिक है, हालांकि चीजें ठीक हो रही हैं, मशीनरी को अपग्रेड करना है, बैक एंड प्रोसेस, पुराने प्रिमिटिव मेथड्स को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर्स में। कहीं ना कहीं देश की सरकार उस लेवल पे सपोर्ट नहीं दे रही है, जो लेबर आउटपुट है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, और सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री भी आ रही है, तो रेयन के कपड़े, ठीक है, पॉलिएस्टर के कपड़े, ये बहुत हद तक बिकने लगे हैं। तो जब ये बिकने लगे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लिमिट से ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए अपनी वीविंग इंडस्ट्री को एफिशिएंट रख पाना। वीविंग इंडस्ट्री को एफिशिएंट रखने के लिए सरकार के सपोर्ट की भी जरूरत है, प्रॉपर पावर की भी जरूरत है, एडवांस्ड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स की भी जरूरत है, और हमारे वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर्स भी एडवांस्ड होने चाहिए। तो ये सब चीजें होनी चाहिए दोस्तों। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। रॉ जूट मतलब कि जब कॉटन रॉ पैदा होता था तो उसको बोला रॉ कॉटन, ठीक है, उससे आपने स्पिनिंग करके बना दिया यान। उसी तरीके से रॉ जूट मतलब कि जिस फॉर्म में जूट पैदा होता है। तो रॉ जूट की बात कर लीजिए चाहे जूट गुड्स की बात कर लीजिए, इंडिया उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और दुनिया भर में जो कंट्री सबसे ज्यादा जूट को एक्सपोर्ट करती है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद अगर कोई कंट्री जूट को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है तो वो है इंडिया। ज्यादातर जो जूट है दोस्तों वो वेस्ट बंगाल के जो बेसिन वाला इलाका है वहां पे इसके मिल्स प्रेजेंट है, ओके, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। खास बात दोस्तों ये है कि जो वेस्ट बंगाल के आसपास का इलाका है और जो अर्स्टवाइल बांग्लादेश था, मतलब जो पहले पहले तो बना ईस्ट पाकिस्तान, फिर वो बना बांग्लादेश, उससे पहले तो पूरा का पूरा इंडिया एक ही था। तो ये जो हुगली बेसिन था इसके आसपास जो जूट प्रोडक्शन एरिया बहुत भारी मात्रा में थे। अगर आप बात करो 1855 की, यानी आजादी से भी अगर हम 90 साल पीछे चले जाएं, तो पहली जूट मिल को स्टैब्लिश किया गया कलकत्ता के पास रिश्रा में 1855 में। पार्टीशन हुआ जब 1947 में, इंडिया पाकिस्तान बन गया, उस समय बांग्लादेश नहीं बना था। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां ज्यादातर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया चला गया, लेकिन जो मिल्स थी वो इंडिया में रह गई। हालांकि वो अलग बात थी कि उन्होंने अपनी जूट मिल्स बाद में बना ली, क्योंकि ज्यादातर जो एरिया था जूट का वो उनके साइड चला गया था। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अपने साइड पे जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज को बनाना पड़ा। अगर बात की जाए कि ये जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं ये हुगली बेसिन के पास क्यों है, देखिए हुगली बेसिन के पास पानी की कोई कमी है नहीं। अभी जब पानी की कमी नहीं है तो पानी का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी आप बहुत आराम से कर सकते हो, और जूट के प्रोसेसिंग में पानी का इस्तेमाल बहुत होता है। अभी जूट की प्रोसेसिंग कभी अलग ही वीडियो में बात करेंगे, बट जूट की प्रोसेसिंग में ओवरऑल जूट के प्रोडक्शन में पानी बहुत इस्तेमाल होता है। तो भाई ये जो वेस्ट बंगाल और हुगली बेसिन के आसपास का इलाका है वहां पे जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, क्यों, ताकि मूवमेंट को हम फैसिलिटेट कर सकें। जब जूट को प्रोड्यूस कर दिया गया तो एंड मार्केट तक जूट्स को पहुंचाने के लिए रेलवेज चाहिए, रोडवेज चाहिए, वाटरवेज चाहिए, ताकि जो रॉ मटेरियल है जूट वाला वो बहुत जल्दी मिल्स तक पहुंच जाए। क्योंकि जो ग्राउंड पे जूट पैदा हो रहा है वो तो रॉ जूट है ना, रॉ जूट को भैया यूजेबल जूट में बदलने के लिए, जूट बैग से बदलने के लिए आपको मिल्स चाहिए। तो इस पैदा हुए रॉ जूट को मिल तक पहुंचाना पड़ेगा। एबंडेंट वाटर चाहिए प्रोसेसिंग रॉ जूट के लिए, मैंने बताया ना कि रॉ जूट की प्रोसेसिंग में बहुत पानी इस्तेमाल होता है। और
एक चीज जो बहुत आसानी से अवेलेबल है इस इलाके में, चीप लेबर। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का जो आम आदमी है उसको दिहाड़ी मजदूरी में 200-300 रुपए दे दो, वो खुशी खुशी जाके वहां पे काम करने लगता है। उसके साथ साथ जूट मिल्स को ओपन करने के लिए पैसा चाहिए। तो कोलकाता एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर बन के सामने है। वहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी, हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है जूट गुड्स के लिए। ठीक है, अब बात की जाए कि जूट गुड्स की जो अच्छाइयां हैं, मतलब हमारे पास क्या क्या अच्छा है जूट इंडस्ट्री को लेकर, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जूट इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस भी बहुत है। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत स्टिफ चैलेंजेस फेस कर रही है ये जूट की इंडस्ट्री। पहली बात तो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट से इसका कंपटीशन हो गया। जूट के बहुत से अल्टरनेटिव्स आ गए हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जूट्स का प्रयोग रग्स बनाने में बहुत होता है, तो सिंथेटिक रग्स आने लगी हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप देखोगे कि जूट का जो प्रयोग होता है वो जूट बैग्स बनाने के लिए किया जाता है, तो सिंथेटिक बैग्स भी बनने लगे। तो मतलब जूट को जिस जिस चीज के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसके सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स निकल रहे हैं। और ये प्रॉब्लम केवल जूट नहीं झेल रहा है, ये प्रॉब्लम कॉटन भी झेल रहा है, ये प्रॉब्लम सिल्क भी झेल रहा है। जो सिंथेटिक इनके अल्टरनेटिव्स हैं ये बहुत इफेक्टिव है, ये उतने ही अच्छी हैं क्वालिटी में और उतने ही अपीलिंग है। उसके साथ साथ जूट इंडस्ट्री के सामने बहुत से और चैलेंजेस है। बहुत बड़े बड़े कंपटीटर्स हैं इस फील्ड में। बांग्लादेश एक मेजर प्लेयर है जूट के मामले में, फिर ब्राजील भी एक प्लेयर है, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड। एक्चुअली बांग्लादेश तो मेजर प्लेयर होगा ही दोस्तों, क्योंकि आज़ादी के समय पे जितना ज़्यादा इंडिया एडवांटेज में था जूट की प्रोडक्शन को लेके, उतना ही बांग्लादेश भी एडवांटेज में था। और बांग्लादेश ने अपनी जूट की इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से मैनेज किया है। आगे बात की जाए दोस्तों कि हमारे यहाँ पे जूट की डिमांड है भी बहुत। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही, बहुत सारी राज्य की सरकारें भी पॉलिसी लेके आ गई हैं कि भैया पॉलिथीन को बैन करो। अभी पॉलिथीन बैन है तो पैकेजिंग के लिए जूट पैकेजिंग को बहुत हद तक प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पे जरूरी है कि भले ही हम लोग जूट की इंटरनल डिमांड को बढ़ा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमको अपने जूट के एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट करना है। तो भैया जो भी हमारे प्रोडक्ट का मार्केट है वो इंटरनल होने के साथ साथ एक्सटर्नल भी होना चाहिए। तो यूएसए, घाना, कनाडा, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इनके मार्केट्स को भी टारगेट करना है। यहाँ पे हमको अपना जूट एक्सपोर्ट करना है। कहीं ना कहीं अगर हमको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना है तो इस तरीके की चीजों का एक्सपोर्ट करके हम बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ग्लोबली एक कंसर्न है कि हमको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के प्रयोग को बढ़ाना है, और जूट प्रोडक्ट्स इन सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। इसीलिए जूट प्रोडक्ट्स आज की डेट में बहुत बड़े अल्टरनेटिव बन के उभरे हैं और इनके एक्सपोर्ट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। फिर बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। देखिए दुनिया भर में अगर शुगर के प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया दूसरे नंबर पे दुनिया भर का सबसे बड़ा शुगर का प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। गुड़ और खंड सारी को हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। गुड़ में जो रॉ मटेरियल लगता है, शुगर में जो रॉ मटेरियल लगता है वो है भैया बल्कि क्यों? क्योंकि शुगर केन लगता है, बगास लगता है। बगास का बारे में सुना है दोस्तों आपने? अगर कभी आपने गन्ना देखा हो, ठीक है, तो गन्ने से जब पूरा का पूरा जूस निकाल लिया जाता है तो उसके बाद इस तरीके का कुछ रेजिड्यू निकलता है बाहर। इसको एक्चुअली में बगासे बोलते हैं। एंड बेसिकली दिस बगासे इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू शुगर केन इंडस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि इस बगासे को फीड करके शुगर भी बनाई जाती है। तो मतलब शुगर केन जो है आपका, जो गन्ना पैदा होता है उस गन्ने से बहुत सी चीजें बनती है, गुड़, खंड सारी, शुगर, ये सब बनता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गन्ना होता है ये बल्कि होता है, तो दिस इज नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट। अगर बहुत लंबे समय के लिए आप गन्ने को ट्रांसपोर्ट करते हो, लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो ये जो हॉलेज है, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, ये उसके सुक्रोज के कंटेंट को रिड्यूस कर देता है। क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रांसफर करोगे वैसे वैसे उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा, जो उसकी मिठास है वो कम होती जाएगी। अगर बात की जाए शुगर केन मिल्स की इंडिया में, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पे ज्यादातर मिल्स लोकेटेड है। 60% मिल शुगर इंडस्ट्री की कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में। और ये जो इंडस्ट्री है ना शुगर प्रोडक्शन की, ये सीजनल है। देखिए ये जो गन्ने की क्रॉप होती है ना, ये एक ही बार होती है साल में। गन्ने की क्रॉप में कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम ये दोस्तों कि इसमें पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। गन्ने की क्रॉप को बाकी क्रॉप से उगने में थोड़ा समय भी ज्यादा लगता है, और ये बल्कि क्रॉप होती है। दूसरी बात, इसको साल में ज्यादातर केसेस में एक ही बार उगाया जाता है। जिस किसी एक रीजन में अगर ये उगाया जा रहा है, 2 बार इसको ना उगाने की एक वजह है, हम लोग शुगर प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट है।
अभी आपने कुछ दिन पहले का न्यूज सुनी हो तो जो 2019-20 का जो स्टॉक था ना शुगर का, वही अभी खत्म नहीं हुआ है और 2020-21 के स्टॉक की हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, आपको पता है ना कि जो आपकी समर क्रॉप है, ठीक है, इसकी हार्वेस्टिंग लगभग अभी होती है सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बहुत सारी क्वांटिटी में शुगर केन हमारे पास आ जाएगा, उससे शुगर भी बन जाएगी। लेकिन पुराने साल की शुगर इस्तेमाल नहीं हुई, तो शुगर हमारे पास बहुत क्वांटिटी में है, तो ज्यादा शुगर की जरूरत होती नहीं है। इसलिए साल में ज्यादातर जगहों पे एक ही बार शुगर केन गन्ना उगाया जाता है। शुगर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम इतनी है, किसान इतना परेशान है, सरकार ने बहुत स्कीमें चला रखी। जैसे कि आपने एक स्कीम सुनी होगी MIEQ कोटा स्कीम, फिर MAEQ कोटा स्कीम भी आई थी। MIEQ कोटा स्कीम का फुल फॉर्म है मिनिमम इंडिकेटिव एक्सपोर्ट कोटास। MAEQ कोटा स्कीम का फुल फॉर्म है मैक्सिमम एडमिसिबल एक्सपोर्ट क्वांटिटी। अब आपको अगर इनके बारे में नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि सरकार कोशिश करती रहती है कि शुगर मिल्स को सपोर्ट मिलता रहे, शुगर मिल्स को सपोर्ट मिलता रहेगा, उनको पैसा मिलता रहेगा, तो वो जो शुगर केन के फार्मर्स हैं उनको भी पैसा देते रहेंगे। अभी रिसेंटली टेंडेंसी देखने को मिली है, उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में बहुत भारी मात्रा में शुगर मिल्स मिलती थी। एक अभी इन मिल्स की टेंडेंसी निकल के आई है कि ये साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में रीलोकेट कर रहे हैं। बात ये है, उत्तर प्रदेश बिहार नॉर्दर्न इलाकों में जो भी शुगर प्रोड्यूस हो रही थी उसका जो सुक्रोज कंटेंट था, जो शुगर कंटेंट था, और जो महाराष्ट्र और साउदर्न वेस्टर्न स्टेट्स में जो शुगर ग्रो कर रही है उसका जो सुक्रोज कंटेंट है, तो जो सुक्रोज कंटेंट साउदर्न वेस्टर्न महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वो ज्यादा है और यूपी बिहार में वो कम था। इसलिए भी जो भाई देखिए, सुक्रोज कंटेंट बहुत हद तक सॉइल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो सॉइल है और महाराष्ट्र और दूसरे साउदर्न स्टेट्स का जो सॉइल है, कहीं ना कहीं साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स वाला जो सॉइल है वो शुगर केन की प्रोडक्शन को सूट कर रहा है। दूसरी बात, साउदर्न स्टेट्स में कूलर क्लाइमेट है। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र की बात करूं, अगर आप यूपी के क्लाइमेट को समर में महाराष्ट्र के क्लाइमेट में समर में से कंपेयर करोगे तो यूपी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, महाराष्ट्र में इतनी गर्मी नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कोस्टल इफेक्ट भी आ जाता है। तो कंपेयर टू यूपी अगर आप बात करो तो महाराष्ट्र में जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम रहती है। तो उसके चलते शुगर का जो क्रशिंग सीजन है, इस शुगर केन के गन्ने को दबा के उससे जो शुगर निकालने का जो सीजन है, जैसे समय है, वो ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री बहुत एक्टिव है शुगर केन में। देखिए, शुगर केन में ठीक ठाक अमाउंट ऑफ एफर्ट इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग गन्ना उगाएंगे, गन्ना उगाने के बाद उसको मिल तक लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव शुगर केन सेक्टर में प्रमोट किए गए। कोऑपरेटिव समझ रहे हैं ना दोस्तों, कि एक आदमी सब काम नहीं करेगा, काम 30 से 40 लोग मिल जाएंगे, वो सब लोग अपने एफर्ट्स को पूल करेंगे और अपने एफर्ट्स के साथ किसी एक चीज को बनाने की कोशिश करेंगे और बाद में प्रॉफिट अपने आप में बांट लेंगे। तो शुगर केन इंडस्ट्री की हमने प्रॉब्लम देख ली, सीजनल नेचर है इस इंडस्ट्री का। तो भैया जब शुगर केन गन्ना कट के आएगा उसके बाद ही आप चीनी पैदा करोगे। तो अगर आपको पूरे साल शुगर बनानी है तो आपको पूरे साल गन्ना काटना पड़ेगा। उसका मतलब नहीं, चूंकि इतनी डिमांड भी नहीं और एक ही बार गन्ना उगाया जाता है। एक और प्रॉब्लम है, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है ना शुगर केन का, हमारे यहाँ वो ओल्ड और इनएफिशिएंट है। हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे रिजल्ट एंड डेवलपमेंट हो, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडिया में एक प्रॉब्लम कॉमन है कि जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेसिटी है, वो हमेशा लिमिटेड रहती है। इसलिए हम बाकी देश से काफी हद तक पीछे रहते हैं। उसके बाद एक बार शुगर केन पैदा हो गया तो शुगर केन को लेके आपको फैक्ट्री तक पहुंचना है। अभी फैक्ट्री तक पहुंचना है तो भैया बल्कि ये शुगर केन कोई छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं। छोटा मोटा एक गन्ना, अभी आप मान लो 100 किलो गन्ना चढ़ा दो एक ट्रैक्टर में, इतना भारी हो जाएगा। तो डीलों में भी प्रॉब्लम है, कॉस्ट इन्वॉल्व है। मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ बगासे, यानी एक बार शुगर केन को क्रश करके आपने बगासे में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि कुछ इस टाइप का उसको बना दिया, तो उसके बाद बगासे की यूटिलाइजेशन को भी मैक्सिमाइज करना है, इसको फेंकना नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट। तो ये तो हमने बात की शुगर इंडस्ट्री की। अब बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? सिंपल, जहां पे मिनरल्स और मेटल्स को एज अ इनपुट, एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, इसको आप बोलोगे क्या? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। यहाँ पे निकल के आती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द मोस्ट बेसिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री से जो भी चीज निकलेगी उसको दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा। तो हैवी, मीडियम, लाइट हर प्रकार की इंडस्ट्री से आयरन और स्टील इंडस्ट्री कनेक्टेड है। लोहे की और स्टील की मदद हर प्रकार की इंडस्ट्री को जरूरत है। अब कोई भी चीज बना लो, मतलब एजुकेशन इंडस्ट्री को छोड़ दो,
बाकी हर इंडस्ट्री में, इवन हेल्थ इंडस्ट्री में जो मशीन बनती है वो आयरन स्टील से बनती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में चले जाइए तो वो आयरन स्टील से। तो हर जगह भैया आपका आयरन और स्टील का इन्वॉल्वमेंट तो है ही। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में भी अगर आपको स्कूल बनाना है तो आयरन स्टील लगेगा। एजुकेशन के फील्ड में भी अगर बच्चों को स्कूल तक लेके जाना है तो बस चाहिए, वो बस किससे बनी है? आयरन और स्टील से बनी है। तो भैया आयरन और स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट है, मशीनरी हर जगह इन्वॉल्व है, वहां पे आयरन स्टील लगता है। स्टील को बनाया जाता है किसके लिए? इंजीनियरिंग गुड्स स्टील से बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाए जाते हैं, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट और वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ये सब स्टील से ही बनाया जाता है, आयरन से ही बनाया जाता है। लेकिन जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील है, ये अपने आप में ही एक मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन ये अपने आप में एक कंट्री के डेवलपमेंट का एक इंडेक्स है। जिसकी भी आयरन और स्टील डेवलपमेंट की कैपेसिटी ज्यादा है उसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे चाइना की बात कर लीजिए, चाइना सबसे ज्यादा स्टील बनाता है दुनिया भर का, इसलिए चाइना की इतनी पकड़ भी है। मतलब स्टील के सेक्टर में तो नो डाउट चाइना की पकड़ है। इनफैक्ट चाइना की स्टील पे इतनी तगड़ी पकड़ है कि चाइना स्टील को डंप करता है इंडिया में, इंडिया की स्टील मार्केट को तोड़ने के लिए। अगर आप बात करो आयरन और स्टील की, तो एक हैवी इंडस्ट्री है। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल इनपुट जा रहे हैं वो भी हैवी है, और जो फिनिश गुड्स आउटपुट मटेरियल बन रहा है वो भी हैवी है। उसके बाद जो आउटपुट बन रहा है उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा है और इनपुट के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा है। तो भैया रॉ मटेरियल्स को आयरन स्टील इंडस्ट्री तक लेके आना है तो लॉजिस्टिक चार्जेस लगेंगे। बनने के बाद स्टील को मार्केट तक लेके जाना है तो भी रॉ मटेरियल के चार्जेस लगेंगे, जो कि स्टील और आयरन हल्का तो होता ही नहीं है। अब इनपुट में लगता क्या क्या है? स्टील को बनाने में पहले तो आपको डालना पड़ेगा आयरन और फिर डालना पड़ेगा कोकिंग कोल और फिर डालना पड़ेगा लाइमस्टोन। किस रेशियो में? 4:2:1 के रेशियो में। बाद में मैंगनीज और कुछ और मेटल्स लगते हैं स्टील को हार्डन करने में। अब बात की जाए कि स्टील के प्लांट को अगर आप लगा ही रहे हो तो उसको लोकेट कहाँ करोगे, कहाँ लगाओगे? तो उसको आपको लोकेट कुछ इस हिसाब से करना है कि जो भी एंड प्रोडक्ट बन के निकलेगा उसको आप मार्केट तक पहुंचा सको। 2018 की बात की जाए तो इंडिया ने 106.5 मिलियन टन 106.5 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन किया है। दुनिया भर के वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स में इंडिया सेकंड पे, फर्स्ट पे ऑब्वियसली कौन होगा आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन कुछ इस प्रकार का दिखता है। इन सब चीजों के बारे में आपको धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो दूसरे नंबर का स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का। 2018 की बात की जाए तो इंडिया में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है स्टील का वो है 70.9 केजी पर एनम। अगर आप दुनिया का एवरेज बैठाते हो तो वो निकल के आता है 224.5 केजी। इससे पता चलती है आपको इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं क्रूड स्टील, सॉरी ऑयल बोल के मैं गलती से, क्रूड स्टील की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा कम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अगर बात की जाए कि इंडिया में टोटल कितना फिनिश स्टील प्रोड्यूस किया गया तो 2013-14 में 87.67 मेट्रिक टन, 2014-15 में 92.16 मेट्रिक टन, 15-16 में 91, 2016-17 में 101.3, 2017-18 में 86.69 मेट्रिक टन। इनफैक्ट 2016-17 से 2017-18 में कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिमांड गिरी है, इसीलिए ये कम हुआ है। जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं इनके बारे में देख लीजिए क्या होते हैं ये। देखिए मेजर और मिनी स्टील प्लांट्स में यही फर्क है। मिनी स्टील प्लांट्स में जो स्टील बनाया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का होता है। तो अगर माइल्ड स्टील बनाना है या अलॉय स्टील बनाना है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का तो मिनी स्टील प्लांट बनाया जाएगा। मिनी स्टील प्लांट में छोटी मोटी इलेक्ट्रिक फर्नेसेस भी होती हैं, स्टील स्क्रैप का, स्पॉन्ज आयरन, इन सब का प्रयोग किया जाता है। मिनी स्टील प्लांट और मेजर स्टील प्लांट में फर्क यही है, मेजर स्टील प्लांट में पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है ना आपको, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यहाँ से यहाँ, ये सब प्रोसेस में थोड़ी देर में समझाता हूँ, ये पूरा होता है। कुछ हद तक आपका मिनी स्टील प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होता है, बट मिनी स्टील प्लांट्स में प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाता है, क्योंकि मिनी स्टील प्लांट्स में एक स्पेसिफिक प्रकार के ग्रेड के स्टील को बनाया जाता है, जो कि मेजर स्टील प्लांट में आप पूरा नहीं कर सकते। देखिए पहली बात तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि लाइमस्टोन लगता है, आयरन ओर लगता है, कोक लगता है, फिर आपका मैंगनीज, निकल, क्रोमियम लगता है। तो ये सब रॉ मटेरियल्स है। अभी जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल को तो पहुँचाना ही होगा। अभी आयरन और कोई हल्की चीज़ तो है नहीं, कोकिंग कोल कोई हल्की चीज़ तो है नहीं, ये सब भारी आइटम्स हैं। तो इनको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील जहाँ पे भी हो रही है वहाँ तक पहले तो आपको पहुँचाना पड़ेगा। जब आप पहुंच जाओगे उसके बाद आयरन ओर को जला के किया जाता है मेल्ट,
और जब आयरन और मेल्ट होने लगता है तो इसमें लाइमस्टोन मिलाया जाता है, कुछ इम्प्योरिटीज निकल जाती है जिनको बुलाता है स्लैग। अभी इतने हाई लेवल पे आपको आयरन और लाइमस्टोन को मिलाना है, आयरन और को गर्म करना है, जिससे अंदर के आयरन कंटेंट को सेग्रीगेट करना है। इसके लिए आपको चाहिए गर्मी, हीट। वो कहाँ से आएगी? कोक से। कोक होता है मेटलर्जिकल कोल, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी का कोल, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जलाने से एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो भैया स्टील इंडस्ट्री में कोकिंग कोल का इस्तेमाल होता है, मतलब मेटलर्जिकल कोल का इस्तेमाल होता है, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल का इस्तेमाल होता है, और ये कोल इंडिया में कम है। इसलिए आपने सुना होगा कि अक्सर कर जो कोकिंग कोल होता है, जो मेटलर्जिकल कोल होता है, वो इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है। फिर जब ये मोल्टल मटेरियल्स बनते हैं, इनको मोल्ड्स में डालता है, खांचों में डाला जाता है। खांचों में डालने के बाद ये शेप में आ जाते हैं। इन खांचों को कहा जाता है पिग्स, और इन खांचों को, जिनको कहा जाता है पिग्स, इससे जो आयरन निकलता है इसको बोला जाता है पिग आयरन। पिग आयरन को फर्दर मेल्ट किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए। इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए इस पिग आयरन में मैंगनीज, निकल और क्रोमियम जोड़ा जाता है। और फाइनली जो स्टील हमारे सामने निकल के आता है उसकी डक्टिलिटी भी होती है, मेलेबिलिटी भी होती है, तो उसको रोल करना, प्रेस करना, कास्ट करना, फॉर्ज करना, ये आता है शेपिंग मेटल की कैटेगरी में। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। और बड़े बड़े स्टील प्लांट होते हैं उनमें इन प्रोसेसेस को बहुत, आप कह सकते हो कि एग्रेसिव बेसिस पे परस्यू किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के आप मेंबर भी बन सकते हैं, जिससे आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं अगर आपको हेल्प मिल रही है इस चैनल से। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई कुछ और वीडियोस को देखने के लिए भी आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यूट्यूब सारे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। लेक्चर्स की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स वाली मिल जाएंगी, जो कुछ भी मैं अपने चैनल पे बनाता हूँ। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के कुछ बेसिक्स मैंने लास्ट वीडियो में बात किए थे, और यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब देखिए कहाँ पे मेजर सेंटर्स है आयरन एंड स्टील के इंडिया में। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला नजर आ रहा है आपको उड़ीसा में, फिर जमशेदपुर, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, नीचे की तरफ आ जाइए तो भद्रवती, विजयनगर, सलेम। दीज आर मेजर आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ द कंट्री। एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या होता है? ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज की रॉ मटेरियल पहुंचा उस स्टील प्लांट तक, और फाइनली जो स्टील को शेप देने वाली बात थी, मेटल को शेप देने वाली बात थी, जिसमें आप स्टील की मेकिंग, रोलिंग, प्रेसिंग, शेपिंग कर रहे हो, ये सब चीजें जब एक जगह पे होती हैं उसको बोला था इंटीग्रेटेड मेजर स्केल पे काम करने वाला स्टील प्लांट। फिर बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील के मार्केट को देखा जाए तो भैया सेल नाम का ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है बहुत मेजरली डोमिनेंट है इंडिया में। अब अगर आप स्टील प्रोडक्शन को पास्ट में चाइना के साथ कंपेयर करिए तो 1950s के एरा में जब हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे, चाइना और इंडिया में सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील बनता था। आज की डेट में जो चाइना की स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंडिया को कहीं गुना पीछे छोड़ चुकी है। हम बहुत पीछे हैं चाइना से। चाइना सबसे ज़्यादा स्टील बनाता भी है, चाइना सबसे ज़्यादा स्टील को कंज्यूम करता है। देखिए जहाँ वहाँ उस जगह पे स्टील का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होगा जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्री सेटअप है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो। आपको पता है चाइना दुनिया की सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करता है, दुनिया भर के रॉ मटेरियल चाइना में बनते हैं, दुनिया भर में बिकने वाले बहुत सी चीज़ें, चाहे वो लोअर स्केल पे ऑपरेट कर रही हो, हायर स्केल पे ऑपरेट कर रही हो, वो सब चाइना बनती है। इनफैक्ट चाइना का स्टील भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। अब बात की जाए कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, अभी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत हद तक कंसंट्रेटेड है। अगर मैं फिर से मैप में जाऊं तो देखिए राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गपुर, बोकारो, बुमपुर, ये सब आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू इलाके में आते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू इलाके में आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत हद तक कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब आप देखो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इस इलाके में तो कंसंट्रेटेड हो गई, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें हैं जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए चाहिए। इस इलाके में आपको लो कॉस्ट का, कम दाम का आयरन ओर मिलेगा। इस इलाके में आपको हाई ग्रेड के रॉ मटेरियल्स मिलेंगे। तो रॉ मटेरियल मतलब आयरन, ठीक है, लाइमस्टोन यहाँ पे आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगा, आयरन और भी सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगा। सस्ते में काम करने वाले लेबर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा मार्केट के, छत्तीसगढ़ के सस्ते में मिल जाएंगे, झारखंड के। और भैया वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल,
तो आसपास ही हमारे देश के ऑलमोस्ट सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी आयरन और स्टील की डिमांड है। तो इस छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो भी फाइनल प्रोडक्ट निकला उसको आराम से आप दूसरी जगहों पे डिस्पैच कर सकते हो। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बट फिर भी आयरन स्टील इंडस्ट्री में फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हैं। उसकी कुछ वजहें हैं। एक वजह तो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी वजह है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, बिजली के कट्स होते रहते हैं। हालांकि इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी को कहीं ना कहीं हमने कंट्रोल कर लिया है, अभी उतनी इरेगुलर सप्लाई नहीं है। फिर भाई हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। कोकिंग कोल मेटलर्जिकल ग्रेड का कोल हमारे पास है नहीं, उसको हमको बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके दाम बढ़ जाते हैं। अभी दाम बढ़ जाते हैं तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा। और लो प्रोडक्टिव ऑफ लेबर, इंडिया की अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी आप देखोगे तो हम चाइना से लेबर प्रोडक्टिविटी के मामले में बहुत पीछे हैं, हमारे लेबर उतने स्किल्ड नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि गुड क्वालिटी ऑफ स्टील हम दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ इंपोर्ट करते हैं, और वो इंपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद काफी महंगा हो जाता है। अगर आप बात करो, हम अपने देश में जितना स्टील पैदा कर रहे हैं वो सफिशिएंट है हमारे रिक्वायरमेंट के लिए, बट कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी स्टील हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हाई क्वालिटी हम स्टील पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे देश के बहुत से इंडस्ट्रीज हाई क्वालिटी गुड स्टील को बाहर से इंपोर्ट करेंगी। ये ज्यादातर जो स्टील है वो चाइना से आती है, कुछ हद तक वियतनाम से भी आती है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर हम दुनिया भर में दूसरे नंबर के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं तो हमें किसी दूसरी जगह से स्टील मंगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद भी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम में कमी है। अब बात की जाए कि स्टील इंडस्ट्री के सेक्टर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो लिबरलाइजेशन के थ्रू और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो जितना ज्यादा आप इस सेक्टर को लिबरलाइज करोगे उसमें उतना ही इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से, उतना ही यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाएंगी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को ये मौका मिलेगा कि वो इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट करने की कोशिश करें और इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार को R&D में भी पैसा खत्म करना चाहिए। स्टील इंडस्ट्री का जो ओवरऑल सेटअप है उसको और एफिशिएंट तरीके से आगे लाया जा सके, इसके लिए डेवलपमेंट और रिसर्च में पैसा खर्च करने की जरूरत है। अब बात करते हैं एक और इंडस्ट्री की, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। उससे पहले दोस्तों जरा एक बार क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन चाइना और इंडिया को आप कंपेयर कर लीजिए। इंडिया की हालत काफी खराब चल रही है। मिलियन टन्स में प्रोडक्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हो 2014 में इंडिया में 86.5 मिलियन टन्स, चाइना में 822 मिलियन टन्स। इंडिया में 2015 में 89, चाइना 803। 2018 का डाटा देखिए तो इंडिया में 106.5 मिलियन टन। ऐसा लगेगा कि हमने ज्यादा ही कर दिया, बट चाइना देखेंगे तो 928.3 मिलियन टन। हम लोग आस पास भी नहीं है, 9 गुना ज्यादा है चाइना हमसे 2018 में स्टील के प्रोडक्शन में। फिर बात की जाए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम नाम का ये जो मिनरल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो हल्का होता है, जल्दी करोड नहीं होता है, तो मतलब कि एयर वाटर इसको जल्दी खराब नहीं कर पाएंगे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मैलिएबल है, और अगर आप इसको कुछ दूसरे मेटल्स के साथ एक प्रपोर्शन में जोड़ दो तो ये स्ट्रांग भी हो जाता है। स्टील दोस्तों आपका आयरन से बनता है। आयरन ओर से आपने आयरन निकाला, उस आयरन में कुछ और एलिमेंट्स डाले और आपने स्टील बना दिया, जिसमें आपने मैग्नीशियम डाला, कुछ और चीज डाली। अभी मैंगनीज आपने क्यों डाली आयरन में? क्योंकि स्टील को ये जो आयरन की ताकत मिली है, साथ साथ डक्टिलिटी मेलेबिलिटी मिली है, ये इसलिए मिली है क्योंकि आयरन में आपने कुछ और चीजों को डाल के आयरन की बेसिक प्रॉपर्टी को बदल दिया। तो आयरन की ताकत रखी, ताकत के साथ साथ डक्टिलिटी, रोलिंग कैपेसिटी, मैलिएबिलिटी सब कुछ इंप्रूव कर दी। तो देखिए कुछ मेटल्स में, कुछ मिनरल्स में अगर आप बाकी मिनरल्स कुछ प्रपोर्शन में जोड़ देते हो तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसकी कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज होंगी। सेम यही चीज होती है एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम को अगर आप कुछ और मेटल्स के साथ जोड़ दो तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी वेरी स्ट्रांग एंड यूजेबल। अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो उसको हवाई जहाजों को बनाने में, बर्तन बनाने में, वायर्स बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत पॉपुलर हो गया है। इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड। बहुत सी इंडस्ट्री में स्टील, कॉपर, जिंक और लेड के सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम। अब जब बात आती है एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए जिस एलॉय का यूज किया जाता है उसका नाम है बॉक्साइट। देश भर में जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ है, तो उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। नालको, नालको नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, ये भाई यहाँ पे आपको इसके अंदर का सीन दिख रहा है।
अब बात की जाए एल्यूमिनियम को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भाई बॉक्साइट। और बॉक्साइट हल्का नहीं होता है, इट इज वेरी हाई, मतलब हाई वेट होता है। तो जो इनपुट्स हैं आपके एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में वो है भारी, बल्कि है। बॉक्साइट डार्क रेडिश होता है, कलर्ड रॉक है। अभी बॉक्साइट से अगर आप एल्यूमिनियम बनाने की बात करो तो 4 से 6 टन ऑफ बॉक्साइट से आपको 2 टन ऑफ एल्यूमिनियम मिलेगा, और फाइनली जो आपको एल्यूमिनियम प्रोडक्ट चाहिए वो 1 टन मिलेगा। तो 4 से 6 टन बॉक्साइट से आप 1 टन एल्यूमिनियम निकाल पाओगे अगर बॉक्साइट की क्वालिटी ठीक ठाक है तो। अब बॉक्साइट को बनाने के लिए, बॉक्साइट से एक्चुअली एल्यूमिनियम बनाने के लिए कुछ और चीजें चाहिए, जैसे कि रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल मिलता रहना चाहिए। रॉ मटेरियल मतलब बॉक्साइट और उसके साथ कुछ और चीजों को मिलाना। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री क्या है। फाइनल प्रोडक्ट जब एल्यूमिनियम बनेगा उसको मार्केट तक पहुंचाना है। जो फाइनल प्रोडक्ट एल्यूमिनियम बन रहा है वो कोई बहुत हल्का नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो देखा जाए आप बॉक्साइट से हल्का है बट उतना हल्का नहीं है, और जो इनपुट पड़ रहा है बॉक्साइट वो भी हल्का नहीं है। तो जो लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री है इनको बहुत ध्यान से डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर बात की जाए प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आया रॉ मटेरियल बॉक्साइट। अभी बॉक्साइट को आपने रेल और शिप में ट्रांसपोर्ट करके जैसे तैसे उस एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री तक पहुंचाया। वहां पे बॉक्साइट को क्रश किया गया और उसके अंदर से एल्यूमिना निकाला गया। एल्यूमिना मतलब बॉक्साइट के अंदर की जो बेकार की इंप्योरिटीज थी उनको हटाया गया, एल्यूमिना को निकाला गया, क्योंकि एल्यूमिना के अंदर मेन एल्यूमिनियम एलिमेंट पाया जाता है। फिर भाई आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होगा, बल्क और पहले तो बॉक्साइट को क्रश करके एल्यूमिना निकाला गया, उसके बाद इस एल्यूमिना ओर को आप स्मेल्टर तक लेके गए, ठीक है। फिर इसमें पिच फार्मा कोलरी, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फार्मा रिफाइनरी, गर्म करने के लिए भी चीजें आई है। एल्यूमिनियम स्मेल्टर में आपने इस फाइनल एल्यूमिना को डाला, बहुत हद तक उसको हीट किया, फाइनली आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ ओर की, और आपने एल्यूमिनियम बनाया। ये जो प्रोसेस है दोस्तों थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से रिलेटेड पूरा का पूरा बॉक्साइट एल्यूमिनियम में कैसे बदलता है इसमें अभी डीप में घुसने की जरूरत नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में ये चीज आएगी, साइंस में इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे इसमें परेशान मत होइएगा। अब बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज की। केमिकल इंडस्ट्रीज में इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, डाइवर्सिफाई हो रही है। इसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आती हैं और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आती है। अच्छा, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको 2 प्रोसेसेस के नाम बताने भूल गया दोस्तों। एल्यूमिनियम में जो स्मेल्टिंग होती है ना, ये जो स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस है एल्यूमिनियम का, इसमें ये जो एल्यूमिना होता है ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। तो एल्यूमिना से जो एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से जो एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। लेकिन उसके पहले आपको बॉक्साइट से एल्यूमिना निकालना पड़ेगा। अभी बॉक्साइट से जो एल्यूमिना निकाला जाता है इसको बोला जाता है बेयर प्रोसेस, BAYER। तो बॉक्साइट से एल्यूमिना निकालना ये किसके थ्रू होता है, बेयर प्रोसेस, BAYER। लेकिन अगर बात किया जाए कि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकालना, इसको बोला जाता है हॉल हेराल्ड प्रोसेस। यहां लिख देता हूं HALLHEROULT, हॉल्ट हेराल्ड प्रोसेस। तो मतलब कि आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाना है तो आप प्रोसेस कौन सा करोगे, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। और अगर आपको एल्यूमिना से, ठीक है ना, बॉक्साइट बनाना है, मतलब बॉक्साइट से एल्यूमिना निकालना है तो बेयर प्रोसेस। तो बॉक्साइट से एल्यूमिना निकाला तो पहला प्रोसेस हो गया बेयर प्रोसेस। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकाला तो उसको बोला गया एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, जिसके प्रोसेस का नाम है हॉल हेराल्ड प्रोसेस, ठीक है। वापस आ जाते हैं, हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। तो भैया केमिकल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है। बहुत से देशों में इंडिया हमारे केमिकल्स को एक्सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग यूएस और यूरोप जैसे देशों में भी इंडिया के बनाए हुए केमिकल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। छोटी बड़ी बहुत प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। बहुत तेजी से इनमें ग्रोथ भी हो रही है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर में, ऑर्गेनिक सेक्टर मतलब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी बनाते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक केमिकल्स भी बनाते हैं। अगर बात की जाए इनऑर्गेनिक केमिकल्स की, सल्फ्यूरिक एसिड एक इनऑर्गेनिक केमिकल है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग बहुत सारे और इंपॉर्टेंट चीजों को बनाने में किया जाता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने में, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, एडेसिव, पेंट्स, डाई स्टफ, इन सबको बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड बनाने में आपका प्रयोग किया जाता है।
एल्कली, सोडा ऐश, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो आपका इनऑर्गेनिक केमिकल है, इनऑर्गेनिक केमिकल में आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कहाँ हुआ? फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, एडेसिव, पेंट्स, डाई स्टफ। फिर भैया नाइट्रिक एसिड, एल्कलीस, सोडा ऐश, ये भी क्या हो गए? ये भी आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए। ये जो सोडा ऐश नाम का इनऑर्गेनिक केमिकल है, इसको ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, पेपर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्टिक सोडा भी एक प्रकार का इनऑर्गेनिक केमिकल है और ये इंडस्ट्रीज देश भर में फैली हुई है। हम लोग काफी एक्सपोर्ट भी करते हैं इन इंडस्ट्री से रिलेटेड। बात की जाए ऑर्गेनिक केमिकल्स की, तो इसमें आते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इनसे सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स बनते हैं। ये जो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स होते हैं ऑयल रिफाइनरीज के पास होते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास होते हैं। ऑयल रिफाइनरीज कैसी? आपको पता है दोस्तों, जो क्रूड ऑयल होती है, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है और क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के बाद हमको बहुत सारे अलग अलग आउटपुट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उन आउटपुट प्रोडक्ट्स में से एक आउटपुट को आपको ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है बहुत अलग अलग चीजों को बनाने के लिए, जैसे कि प्लास्टिक बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर, ड्रग, सिंथेटिक रबर, इन सब चीजों को बनाने के लिए। केमिकल इंडस्ट्री अपने आप में बहुत स्पेशल है, क्योंकि देखिए केमिकल्स में अगर आप थोड़े से भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस करते हैं तो उसकी बहुत सी प्रॉपर्टी बदल जाती हैं और उन प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया जा सकता है। तो बेसिक केमिकल को चेंज करके आप उनको कुछ ऐसे फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, एग्रीकल्चर में खाद डालने के लिए, कंज्यूमर मार्केट्स में अलग अलग रीजंस के चलते, अलग अलग जरूरतों के चलते बिक सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो एनसीईआरटी है दोस्तों, यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इनके ऊपर बेसिक आपको नॉलेज दी जा रही है। अगर आप इन इंडस्ट्रीज को खोदने जाओगे ना, बताइए कितनी चीजें निकल आएंगी। आपको जो मैंने इस चैप्टर में बताया है वो याद रखिएगा। इनऑर्गेनिक केमिकल्स की कैटेगरी में क्या क्या आता है और वो कहाँ का इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स की कैटेगरी में कहाँ कहाँ आता है, वो कैसे आते हैं और कहाँ कहाँ उनका इस्तेमाल होता है। इनके बारे में जो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, बस उसको अपने दिमाग में रट के रखिए। अगर वो चीजें आपको याद रहती हैं, आप चीजों को टैकल कर पाओगे दोस्तों। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। इंडिया की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात की जाए, देखिए आपको पता होना चाहिए सॉइल में 3 सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अभी इंडिया की जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो केवल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के चारों तरफ घूम रही थी और खासकर भाई आपकी यूरिया के बारे में दोस्तों अगर आपको पता हो तो यूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दा रहा है बहुत लंबे समय से। यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइजर रहा है, एक बहुत लंबे समय के लिए पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। किसानों को बहुत फ्री में बांटा है यूरिया हमारी सरकार में, और एक समय पे तो यूरिया की सब्सिडी इतनी ज्यादा थी कि भाई इंडिया में इतना सस्ता मिलता था यूरिया कि यूरिया की स्मगलिंग शुरू हो गई इंडिया से पाकिस्तान में, चाइना में, म्यांमार में, क्योंकि उन देशों में यूरिया महंगा मिलता था और इंडिया में हेविली सब्सिडी होने की वजह से सस्ता मिलता था, तो यूरिया की स्मगलिंग चालू हो गई। बाद में बोला कि नहीं भाई इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं यूरिया के एक्सेसिव यूटिलाइजेशन के चलते जो सॉइल का बैलेंस था वो बहुत सी जगहों पे बिगड़ रहा था। क्योंकि देखिए सॉइल में एनपीके फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका एक अप्रोप्रिएट मिक्सचर होना चाहिए। अभी आप केवल नाइट्रोजन डालते जाओगे तो सॉइल तो खराब हो ही जाएगा। तो भैया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर भी जाने चाहिए, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर भी जाने चाहिए और एमोनियम फॉस्फेट भी जाना चाहिए। तो 3 मेन फर्टिलाइजर्स आप सुनते होंगे, एक है यूरिया, दूसरा है डाई अमोनियम फॉस्फेट और तीसरा है म्यूरेट ऑफ पोटैश। तो भैया डाई अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया और कुछ एक ये जो म्यूरेट ऑफ पोटैश है इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोला जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश तीनों होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो पोटैश नाम का मिनरल है ये हमारी देश में रेगुलरली अवेलेबल है नहीं। जो भी इसके रिजर्व्स हैं उनको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट हम उस लेवल पे अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियली यूजेबल पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड्स हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है। जो एक्सेसिबल है उनको हम अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, तो उसके चलते म्यूरेट ऑफ पोटैश को हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। या तो आप पूरा का पूरा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करो या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इंपोर्ट करो, यहाँ पे प्रोसेस करके बना लो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी जो भी मैं करंट अफेयर्स की अपलोड करता हूँ। साथ साथ मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अब बात की जाए ग्रीन रेवोल्यूशन की। देखिए
ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है बहुत तेजी से फैली इंडिया में। आपको पता है ना कि हमारे देश में जब आजादी के बाद कुछ समय तक हमारे देश में भूख की बहुत बड़ी परेशानी थी। एक तो बैक टू बैक हम लोग लड़ाइयां कर रहे थे, 1962 में चीन का युद्ध, फिर 65, 71 लड़ाइयां खूब हो रही थी, खाना था नहीं। उसके चलते बीच में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ये भी नारा देने लगे कि भाई आप एक वीक में एक समय का खाना बंद कर दो। मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम्स थी हमारे पास, जो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन थी वो कम थी। कहीं ना कहीं 1960s में 1965 के बाद खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन तेजी से आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते जो कमर्शियल मीन्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो इंडिया में है, और उसके बाद तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आग की तरह फैली है। तो देश के बहुत से हिस्सों में, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, हर जगह पे ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फैली है। और ये जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और केरला वाले इलाके हैं, ये देश की हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को फॉर्म करते हैं। दूसरे जो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में फर्टिलाइजर पैदा करने वाले स्टेट्स हैं वो है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। आगे चलते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। देखिए सीमेंट इंडस्ट्री भी हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आपको बनाना है तो भैया सीमेंट इंडस्ट्री की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सीमेंट की जरूरत है घर बनाने में, फैक्ट्री को बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स, एयरपोर्ट, डैम, हर तरीके के कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। अभी आप चीजों को बना रहे हो तो भाई बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी। तो सीमेंट इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम है, इसका जो रॉ मटेरियल है दोस्तों वो बल्की होता है, हैवी होता है। मतलब सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा पाना, उसके साथ साथ लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा पाना, ये मुश्किल काम है, क्योंकि ये भारी मटेरियल है। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और खासकर सीमेंट को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग, ये जो बनाने की इंडस्ट्री है, लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम, इन तीनों चीजों का प्रयोग होता है सीमेंट बनाने में। और लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम ये हल्के नहीं है, ये भारी चीजें हैं। ओके, तो इनसे मिलके बनता है आपका सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री में कोल और इलेक्ट्रिक पावर की भी जरूरत है, साथ साथ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। तो लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम को सीमेंट प्लांट तक पहुंचाना, इसके लिए भी रेलवे चाहिए। और सीमेंट बनने के बाद दूसरी जगहों पे लॉजिस्टिक्स के थ्रू पहुंचाना, इसके लिए भी रेलवे की जरूरत है। ठीक है, सीमेंट के स्ट्रेटेजिक प्लांट्स कहाँ पे हैं? तो भैया गुजरात में। गुजरात में स्ट्रेटेजिक क्यों? क्योंकि गुजरात में आप सीमेंट को प्रोड्यूस करिए और फिर मिंद्रा पोर्ट से उसको आप दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हो। कभी कभी कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि सर गुजरात और महाराष्ट्र में इतनी इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्यों हैं? गुजरात और महाराष्ट्र में इतनी इंडस्ट्रीज लोकेटेड इसलिए हैं, वो अभी की रीजन से नहीं है। अंग्रेजों से समय से ही जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो तो देखिए ग्रो कर ही रही थी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था आपका गुजरात। तो गुजरात और महाराष्ट्र की शुरुआत से ही इंडस्ट्रियलाइज रहे हैं। सबसे पहले देश में अगर इंडस्ट्री कहीं आई है तो वो महाराष्ट्र, गुजरात में आई। बाद में गुजरात और महाराष्ट्र में तगड़ी पोर्ट फैसिलिटीज पहुंची। आप देखिए देश का सबसे पुराना पोर्ट जो आपका मुंबई पोर्ट है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। फिर नावा शेवा देश का सबसे बड़ा पोर्ट वो आपका महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। उसके बाद अब गुजरात में तगड़े पोर्ट्स आ गए, आपका मुंद्रा पोर्ट है, कांडला पोर्ट है। तो इन सब चीजों से बहुत बल्क में सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है। इसीलिए ये सारी इंडस्ट्रीज बहुत ही की इंडस्ट्रीज, चाहे आप सीमेंट की बात कर लो, कॉटन टेक्सटाइल की बात कर लो, फर्टिलाइजर की बात कर लो, इसके आपको बहुत से प्लांट्स गुजरात में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आगे बात की जाए, देश का पहला सीमेंट प्लांट कहां लगाया गया? तो चेन्नई में लगाया गया 1904 में, 1904 में। इंडिपेंडेंस के बाद ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है ये बहुत तेजी से एक्सपेंड होगी, इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। जब इसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी तो दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं वो इंडिया से भारी मात्रा में सीमेंट को मंगवाएंगी, इंपोर्ट करेंगे, और इंडिया से सीमेंट का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। तो इंडिया में सीमेंट का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इंडिया से सीमेंट का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। कोशिश ये की जा रही है कि डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़वाई जाए सीमेंट की। देखिए किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का तगड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर आप बात करो चाइना की, तो चाइना भैया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में इतना आगे है, हम कहीं भी आसपास भी नहीं है किसके, चाइना के। तो उस केस में दोस्तों अगर हमको चाइना जितना डेवलप करना है तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप्ड है, हालांकि वो सीमेंट की डिमांड इंडिया में कम है, बाहर ज्यादा है। फिर बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। ऑटोमोबाइल्स मतलब वो व्हीकल होते हैं जो भैया पैसेंजर्स को एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स भी करते हैं,
ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स भी करते हैं, सामान भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी करते हैं। तो ऑटोमोबाइल में ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ये सब आ जाते हैं। इंडिया में बहुत अलग अलग जगहों पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। लिबरलाइजेशन के बाद जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है इंडिया के अंदर। उसका रीजन ये था कि इंडिया की आबादी इतनी बड़ी है, तो ये जो ऑटोमोबाइल के इन्वेस्टर्स हैं इनको पता है कि मोटरसाइकिलें यहाँ बनेंगी तो बिकेंगी। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम बन गया है। तो भैया पैसेंजर कार हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, धड़ल्ले से बिकते हैं इंडिया में। और इनके जो सेंटर्स हैं इंडस्ट्री के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, कोलकाता में, लखनऊ में, इंदौर में, हैदराबाद में, जमशेदपुर में, बेंगलुरु में। यहाँ पे क्यों, आपके लिए गेस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा इन्हीं जगहों पे, और इन्हीं जगहों के लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है। तो भाई ये चीजें तो वहीं बनाई जाएगी ना जहाँ पे लोग इन चीजों को खरीद सकें। अभी यूपी के बीहड़ गांव में चले जाइए, वहां पे तो कोई स्कूटी भी ना खरीदे, साइकिल से ही काम चल रहा है। और वहीं पे मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में हर घर में स्कूटी, बाइकें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इन सब के जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं ये उसी जगह पे होंगे जहाँ पे चीजें ज्यादा बिकेंगी, ताकि आराम से मार्केट तक पहुंचा के आप इनको बेच सको। फिर बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज की। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए पीएलआई स्कीम लेके आई है सरकार रिसेंटली, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव। ये बहुत हद तक करंट अफेयर्स में चल रहा है। तो अगर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में आपको नहीं पता है तो जाके पढ़िए। आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके अगर ऑटोमोबाइल या फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे सरकार से भी उनको मदद मिलेगी, बहुत तरीके की कैश मदद, और इंपोर्ट्स में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो माफ कर दी जाएंगी। ऐसी बहुत सी चीजें। तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री तो हमारे यहाँ काफी हद तक डेवलप है। इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री को हमारे यहाँ डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बात यह कि हमारे देश की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जिसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, स्मार्टफोन मार्केट ले लीजिए, टीवी मार्केट ले लीजिए, हम लोग बहुत हद तक बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं इन चीजों के लिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एज अ होल की बात करो तो बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आते हैं इसमें। ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक आते हैं। बात यह है कि ट्रांजिस्टर तो आज की डेट में कोई इस्तेमाल करता नहीं है, बट टेलीफोन्स, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स, ये सारे इक्विपमेंट जो कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आते हैं। देश की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कौन है, तो बेंगलुरु है। दूसरे इंपॉर्टेंट सेंटर कौन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ और कोयम्बटूर। इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड कहाँ पे, बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। अगेन वो इलाके जहाँ पे लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने की परचेजिंग कैपेसिटी है, जहाँ पे एक रेडीमेड मार्केट तैयार है, चीज बनी और बिकी। और सबसे खास बात दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का ये है कि ये बहुत तगड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंटेंस है इस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। फिर हमारे यहाँ पे हार्डवेयर इंडस्ट्री को भी ग्रो करने की बात की जा रही है, सॉफ्टवेयर को भी की जा रही है। सॉफ्टवेयर के से ज्यादा फोकस हमें हार्डवेयर में जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर में हम दूसरी कंट्री से बहुत हद तक डिपेंडेंट हैं। आज की डेट में भी हमारे बहुत से हार्डवेयर चाइना जैसी कंट्री से हमको इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। अब बात की जाए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। वैसे तो देखिए इंडस्ट्रीज भले ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करती हैं, बट उसके साथ साथ वो हमको ऑब्वियसली नुकसान भी पहुंचाएंगी, क्योंकि हर चीज के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। तो भाई लैंड पॉल्यूशन ले लीजिए, वाटर पॉल्यूशन ले लीजिए, एयर पॉल्यूशन ले लीजिए, नॉइज पॉल्यूशन ले लीजिए, इन सब चीजों से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है और इसको हम लोग ओवरलुक नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्री से बहुत प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, चाहे आप एयर पॉल्यूशन ले लो, वाटर पॉल्यूशन ले लो, लैंड पॉल्यूशन ले लो, नॉइज पॉल्यूशन ले लो। अब जब पॉल्यूशन की बात हो ही रही है दोस्तों, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं, आपके सामने देख लीजिए। आप एयर पॉल्यूशन मेरे नाम हर्षित के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पहली वीडियो आपको नजर आ रही है एलिमेंट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसके इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों अपलोड कर रखे हैं। उसके नीचे आपको एयर पॉल्यूटेंट्स, सोर्सेज एंड एसोसिएटेड हेल्थ इफेक्ट्स, फिर पॉल्यूशन क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक, ये सब मैंने समझा रखा है। फिर नीचे आपको एक वीडियो नजर आ रही है इंडोर एयर पॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। फिर वाटर पॉल्यूशन पे मैंने वीडियो बना रखी है। तो वाटर पॉल्यूशन मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारिए तो वाटर पॉल्यूशन सोर्सेज एंड टाइप्स, फिर इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन नीचे की तरफ आपको नजर आ रही है। फिर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन वाटर, ये भी वीडियोस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉइज पॉल्यूशन की बात की जाए तो इसके बारे में बताया दोस्तों।
तो भैया व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रखा है मैंने, ध्वनि प्रदूषण। और फाइनली जो लैंड पॉल्यूशन है इसको आप लैंड डिग्रेडेशन बोल सकते हो। तो लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, ये इसी क्लास 10th की ज्योग्राफी किताब मैंने आपको समझाया है। तो ये कुछ वीडियोस मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि ऑलरेडी मैं इनके ऊपर काफी कुछ बना चुका हूँ। यहाँ पे भी हल्का फुल्का देख लेते हैं। तो भाई क्या है एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन मतलब कि हवा में अनडिजायरेबल गैसेस हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड डिजायरेबल नहीं है, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में डिजायरेबल है, बट ज्यादा हो जाएगी तो भैया नुकसान पहुंचाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो बिल्कुल ही जहर गैस होती है। फिर एयरबॉर्न जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, वो भैया PM 2.5 और PM 10 के हिसाब से काफी परेशान करते हैं। इन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स में डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट, स्मोक ये सब आती है। स्मोक की अगर आप बात करो दोस्तों, तो भाई जो केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज हैं वो स्मोक को एमिट करती हैं। ब्रिक किल्न्स, जो ईंटे की भट्टियां होती हैं, ऑयल रिफाइनरी, स्मेल्टिंग प्लांट जहाँ पे एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग होती है, इन हर जगह से आपकी स्मोक निकलती है। जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो फैक्ट्रीज में, चाहे थर्मल पावर प्लांट्स में और चाहे आपकी कारों में, उससे भी स्मोक एमिट होती है और ये स्मोक काफी नुकसान पहुंचाती है दोस्तों। यही स्मोक PM 2.5 और PM 10 के लेवल को हवा में बढ़ाएगी। दिल्ली में जो पॉल्यूशन है ना, वहां पे PM 2.5 और PM 10 ये साइलेंट किलर्स हैं और इनमें ये सारी चीजें अपना रोल प्ले करती हैं, इफेक्ट करती हैं। फिर भाई टॉक्सिक गैस लीक्स, देखिए ये बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं। ये ऐसे इंसिडेंट हैं जहां पे किसी एक गलती की वजह से बहुत ही हैवी अमाउंट में टॉक्सिक गैस रिलीज हो जाती है और वो बल्क में लोगों को मार देती है। आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, पहले मैंने एनसीईआरटी में समझा रखा था। मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस भोपाल में यूनियन कार्बाइड का जो प्लांट था वहां से लीक हो गई। कोई भी सेफ्टी चेक नहीं हुआ था, कोई भी सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ था यूनियन कार्बाइड का। पहले भी कई रिपोर्ट्स आ चुकी थी जो कि ये कह रही थी कि भैया सेफ्टी चेक्स होने चाहिए, नहीं किए गए और फिर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। कितने लोगों की जानें गई, कितने लोगों की तबीयत खराब हुई। आज भी वहां पे इसके इफेक्ट्स विजिबली नजर आते हैं और इसके इफेक्ट्स केवल ह्यूमन हेल्थ पे ही नहीं है, प्लांट्स, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, एटमॉस्फेयर एज अ होल को गंदे करते हैं ये पॉल्यूशन। फिर वाटर पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके की वेस्ट की वजह से होता है। तो भैया जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज अपनी गंदगी पानी में फेंक देती हैं। घर से जो कचरा निकलता है वो पानी में फेंक देते हैं लोग, ठीक है। जो मेन इंडस्ट्रीज हैं जो वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो है पल्प इंडस्ट्री, पेपर, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोपेटिंग इंडस्ट्रीज। ये सब डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड, सॉल्ट्स और हेवी मेटल्स को रिलीज करती हैं। हेवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्करी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक केमिकल्स विद कार्बन, प्लास्टिक्स, रबर, ये सब अगर वाटर बॉडीज में पहुंचे तो प्रॉब्लम है। माइक्रो प्लास्टिक वाला जो पॉल्यूशन है ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आया। ओशंस में जो माइक्रो प्लास्टिक्स का पॉल्यूशन है दोस्तों, इसके ऊपर तो बहुत लंबे समय से एक एनवायरमेंटल बहस सी चल रही है कि भैया कैसे भी करके इस पॉल्यूशन को रोका जाए। फिर भाई फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, आयरन एंड स्टील स्लैग, ये सब भी वेस्ट के कारण है। देखिए वाटर पॉल्यूशन के वेस्ट के तो बतेरे कारण है। ज्यादा जानना है तो आप इस वीडियो को देखिए जाके, वाटर पॉल्यूशन सोर्सेज एंड टाइप्स एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। यहाँ पे आपको एक और ब्रॉडर पिक्चर मिलेगी। फिर बात करते हैं थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन मतलब कि पानी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर उसको उस ऑप्टिमम लिमिट से ऊपर कर दो या नीचे कर दो, तो जरूर से ज्यादा ठंडा कर दो या जरूर से ज्यादा गर्म कर दो। यहाँ पे ज्यादातर केसेस गर्म में ही देखे जाते हैं। तो फैक्ट्रीज में, थर्मल पावर प्लांट में जब पानी को इस्तेमाल किया जाता है और पानी को छोड़ा जाता है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, पहले भी समझाया। थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर के अंदर स्टीम को सुपर हीट किया जाता है। अभी वो स्टीम जब टरबाइन घुमाने के बाद कूलर में जाती है, वहां पे उस सुपर हीटेड स्टीम को ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आपने पास की स्टीम से पानी खींच लिया। अभी इस स्टीम को ठंडा करने के चक्कर में जो पानी आपने खींचा है वो गर्म हो गया और इसी गर्म पानी को आपने बाहर की स्ट्रीम में छोड़ दिया। तो जो स्ट्रीम का ऑप्टिमम टेम्परेचर था उससे ज्यादा हो गया टेम्परेचर, तो मछलियां मरने लगेंगी। पूरा का पूरा वो छोटा मोटा जो एक्वेटिक सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। जो नॉर्मल मछलियां एक टेम्परेचर की यूज टू थी, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया है, वो मर जाएंगी। तो ये थर्मल पॉल्यूशन कौन करते हैं? तो वेस्ट निकाला जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, न्यूक्लियर और वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज से। अभी ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला जो वेस्ट है ना दोस्तों, ये बहुत और तरीके की प्रॉब्लम करता है। तो कैंसर प्रॉब्लम्स, बर्थ डिफेक्ट्स, मिसकैरेजेस, प्रेग्नेंट वुमेन में कि बच्चा गिर गया, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आपको पता ही है कि सॉइल और वाटर का इंटरलिंकेज है। वाटर सॉइल के ऊपर से बह के ही जाता है। ग्राउंड वाटर में
अगर सॉइल के पॉल्यूटेंट्स हैं तो वो सॉइल के पॉल्यूटेंट्स धीरे धीरे सीव करके ग्राउंड वाटर में पहुंच के पॉल्यूट कर सकते हैं। तो कोई गंदगी सॉइल में है तो वो पानी में पहुंची जाएगी, कोई गंदगी पानी में है तो वो सॉइल में पहुंची जाएगी। फिर भैया इस तरीके के वेस्ट जैसे ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर, ये भी सॉइल बेकार करते हैं। फिर आप देखिए रेन वाटर परकोलेट्स टू द सॉइल कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट्स कंटेमिनेटेड। आपको पता है सॉइल में कोई गंदगी है, पानी गिरेगा बारिश का, वो बारिश का पानी धीरे धीरे सीव करके ग्राउंड वाटर में जाएगा, यही नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन सॉइल में अगर कोई गंदगी है तो वो गंदगी भी अपने साथ ग्राउंड वाटर में ले जाएगा और उसको भी गंदा कर देगा, ये बताया मैंने आपको। फिर नॉइस पोल्यूशन की बात की जाए, आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से लगी होगी। अगर आप किसी नॉइजी प्लेस के हो और चारों तरफ आपके शोर हो रहा है तो एक समय के बाद आप इरिटेट होने लगोगे, आपको गुस्सा आने लगेगा। ये एक बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉइस पोल्यूशन है। ज्यादा तेज आवाज से आपकी हियरिंग की ताकत भी कम हो सकती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बहुत से और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। जो अनवांटेड साउंड है ये बहुत इरिटेट करती है, स्ट्रेस लेके आती है। तो अगर आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हो जहाँ लगातार मशीनरी चल रही है, फैक्ट्री इक्विपमेंट चल रहा है, तो वो आपके हेल्थ को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स दे रखे हैं दोस्तों इंडिया के। यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री बहुत हद तक कंसंट्रेटेड है। तो तिरुवनंतपुरम, मैसूरू, बैंगलोर में तो तगड़ी ही चलती है सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री। चेन्नई में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, पुणे में है, मुंबई में है, नोएडा में तो खतरनाक ही है, कलकत्ता में है, भुवनेश्वर में। तो ये जो लाल पॉइंट्स है ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। अब बात आते हैं किस पे, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय अवर इंडस्ट्री पॉल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। मतलब कि 1 लीटर गंदा पानी 8 लीटर फ्रेश वाटर को खराब करता है। तो बात यह है कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है ये तो हमको पता चल गया, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो भैया देखिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मतलब इंडस्ट्री का पॉल्यूशन फ्रेश वाटर को गंदा ना करे, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई जितना भी पानी इंडस्ट्रीज अपने यहाँ पे खींच रही हैं उन पानी को ही वो बार बार रीयूज करें। मतलब कि मान लीजिए 1000 लीटर ऑफ पानी एक इंडस्ट्री ने अपने अंदर खींच लिया, वो हजारों लीटर निकालते हैं एक दिन में, तो कोई बड़ी बात नहीं 1000 लीटर। अभी वही 1000 लीटर पानी वो बार बार रीप्रोसेस करके, रिसाइकिल करके, रीयूज करते हैं। तो भाई पानी को ज्यादा क्वांटिटी में वो एनवायरमेंट से निकालेंगे नहीं, तो पानी और एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचेगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि यही इंडस्ट्रीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अपनी पानी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। फिर भाई अगर इंडस्ट्री ने पानी को एक बार को इस्तेमाल कर लिया और गर्म पानी बाहर फेंका जा रहा है, तो उस गर्म पानी को आप पहले ट्रीट करके कुछ हद तक ठंडा कर दो, इन एफ्लुएंट्स को ठंडा कर दो, ताकि वो रिवर और पॉन्ड में जाके जो थर्मल बैलेंस है उसको ना बिगाड़ दें। अभी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ट्रीट करने के 3 तरीके हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन होता है। अब ये मैं कभी अलग से समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इन चीजों को इतनी कम छोटी वीडियो में समझना मुश्किल है। स्क्रीनिंग, अभी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि एक स्क्रीन लगा दी जाती है इम्परमेबल, इससे पानी को निकाला जाता है, तो जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो स्क्रीन में रुक जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है पानी साफ हो जाएगा। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि भैया पानी को स्टिल तरीके से एक जगह पे छोड़ दिया जाता है, तो जो भी उसके अंदर की गंदगी होती है वो नीचे सेटल हो जाती है, फिर ऊपर के पानी को हटा के पानी साफ कर दिया जाता है। तो इस तरीके के प्राइमरी ट्रीटमेंट के तरीके जो कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं मानते हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है पानी को ट्रीट करने के लिए। बायोलॉजिकल प्रोसेस से पानी को ट्रीट किया जाता है, तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी अच्छे बैक्टीरिया से पानी को ट्रीट करा के उसकी इंप्योरिटीज को हटा दो। टर्शरी ट्रीटमेंट मतलब बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेसेस, यहाँ पे आप वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करो। तो ये सब कुछ तरीके बताए गए हैं गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए। इसके ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर भाई इंडस्ट्रीज को एक हिदायत सबसे ज्यादा दी जाती है कि आप ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को धड़ल्ले से मत इस्तेमाल करो। ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को आज की डेट में लोगों ने फ्री का समझ रखा है। तो पंजाब, हरियाणा और देश भर के जो किसान हैं वो भी ग्राउंड वाटर फ्री का समझते हैं, जो भैया इंडस्ट्री चला रहे हैं वो भी ग्राउंड वाटर फ्री का समझते हैं, और उनको छोड़ो जो नॉर्मल पर्सन है वो भी ग्राउंड वाटर को फ्री का समझता है। मैं यूपी में लखनऊ जैसी सिटी में सुबह की सुबह सबमर्सिबल चला दिया और पानी बह रहा है, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको बोलो तो लड़ने लगेंगे। तो यहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं। अगर आपके घर में ऐसा कोई पानी की वेस्टेज होती है उसको रोकिए, दिस इज डेंजरस, क्योंकि हमारा ही रिसोर्स खत्म हो गया तो वापस लाने मुश्किल हो जाएंगे। तो भैया ग्राउंड वाटर रिजर्व्स जो इंडस्ट्री ओवर ड्रॉ करती है इसको रेगुलेट करने की जरूरत है।
फिर भाई इस हवा में जो पर्टिकुलेट मैटर तैर रहा है जिसको आप बोलते हो PM 2.5 और PM 10, ये भाई डेंजरस है। तो इससे पॉल्यूशन एक लिमिट से ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए थर्मल पावर प्लांट्स में स्मोक को एमिट करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाइए। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चलते जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको बैठा के स्मोक को बैठाने की कोशिश की जाती है। फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स, ये सब स्मोक के अंदर जो डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं। ओके, स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज, यानी कोल ना जला के आप ऑयल और गैस जलाओ और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। तो ऑयल और गैस में पर्टिकुलेट मैटर उतने नहीं निकलेंगे जितनी कोल इंडस्ट्री में निकलते हैं, बट पॉसिबल नहीं है। गैस और ऑयल को उस लेवल पे इस्तेमाल करके जिस लेवल पे कोल को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। फिर भाई जो जनरेटर्स है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसमें आप साइलेंसर लगा सकते हो ताकि उनके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा नॉइज ना सुनाई पड़े, उनके जो फिजिकल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे। क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा अगर वो आवाज सुनेंगे तो भाई उनकी हालत खराब हो जाएगी, और कहीं ना कहीं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए भी जरूरत है। अगर नॉइज कम आएगी, एफिशिएंट तरीके से इंजन काम करेगा, तो भाई इंजन ज्यादा लंबा चलेगा और फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा। फिर ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स के पर्सनल यूज को प्रमोट किया जाए, नॉइज ऑब्जर्विंग मटेरियल को प्रोएक्टिवली डिप्लॉय किया जाए। तो भैया कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को जब आप मिला दोगे तभी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हो। यहाँ पे ह्यूमन कंसर्न्स को भी आपको लेके आना पड़ेगा। अब बात की जाए यहाँ पे एनटीपीसी शोज द वेज। एनटीपीसी देश की एक बहुत बड़ी कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके पास ISO सर्टिफिकेशन है 14001। ये भैया नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वाटर, ऑयल, गैस फ्यूल्स इनका ज्यादा प्रयोग ना हो, दुष्प्रयोग ना हो, तो इसके लिए ये लोग लेटेस्ट टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करते हैं, वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज करते हैं, कैश यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करते हैं। ये सब बातें तो अच्छी इनकी पॉलिसी में सब चीजें लिखी हैं, लेकिन किसी भी एनटीपीसी के प्लांट में आप सीधे विजिट करोगे ना तो ये सारी चीजें होते हुए आपको नजर नहीं आएंगी। फिर कहीं ना कहीं ये एनटीपीसी ग्रीन बेल्ट्स बनवाते हैं, भाई पेड़ पौधे लगवाते हैं। तो भैया अगर स्मोक को एमिट कर रहा है बगल में, यहाँ पे एनटीपीसी स्मोक एमिट करता नजर आ रहा है, तो बगल में आपको पेड़ पौधे भी लगे नजर आ रहे हैं। कि कहीं ना कहीं एनटीपीसी वाले बोलेंगे देखिए हमने इतने पेड़ लगाए, तो अगर हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर भी रहे हैं। फिर भाई ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये अपने आप में टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एनटीपीसी क्लेम करता है, और बहुत से इंडिया के जो इंटरप्राइजेज हैं बड़े बड़े वो क्लेम करते हैं कि हम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने पॉल्यूशन के बारे में देखा। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 7वें चैप्टर में जल्दी आपसे मिलता हूँ। गुड बाय।